हेलो, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स का रैपिड रिवीजन। तीन ट्रैवलर्स हैं जिनकी इस चैप्टर में मेन हम बात कर रहे होंगे। तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे अल बिरूनी साहब, जिनका बर्थ हुआ 973 सीई में। एनसीईआरटी में सीई नहीं लिखा हुआ है, बट जब भी सिर्फ डेट लिखी हो ना तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि वो सीई होता है। जैसे कि 2024 तो ये सीई है। ख्वारिज़म में ये एक इंटेलेक्चुअल फैमिली को बिलोंग करते थे। इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। जितने भी हम ट्रैवलर्स की बात करेंगे ना, सबकी एजुकेशन अच्छी थी, सभी लोग इंटेलेक्चुअल्स थे। ये सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत में वेल वर्स थे। ग्रीक इनसे नहीं आती थी पढ़ते, लेकिन ग्रीक के जो ट्रांसलेशंस थे अरेबिक में उनको ये पढ़ रहे थे। तो अरिस्टोटल हो गए, प्लाटो हो गए, ग्रीक फिलोसफर्स हो गए, इन सबके वर्क्स इनने पढ़ रखे थे। तो काफ़ी एक नॉलेजेबल बंदे थे। 1017 में होता यह है कि सुल्तान महमूद यहाँ ख्वारिज़म में अटैक कर देते हैं। और जब कोई रूलर अटैक करता है ना, तो वो जब वापस जाता है तो कुछ स्कॉलर्स को, कुछ पोएट्स वगैरह को पकड़ के लेके चले जाता है। तो यही होता है, ये ख्वारिज़म सब इनको पकड़ के लेके जाया जाता है सुल्तान महमूद की जो कैपिटल है गजनी, वहाँ पे। बाकी की ज़िंदगी ये गजनी में बिताते हैं। इनिशियली तो ये एज हॉस्टेज आते हैं, लेकिन धीरे धीरे गजनी में इनको रहना अच्छा लगने लग जाता है। वैसे एक जल्दी से हम ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस एरिया की वर्ल्ड मैप में हम बात कर रहे हैं। ये है हमारा इंडिया। तो इनिशियली ये हमारे इंडिया से थोड़ा सा दूर, यहाँ कहीं उज़्बेकिस्तान में, ख्वारिज़म में रहते थे। अब इनको गजनी अफगानिस्तान रीजन में ला दिया गया है। अब क्योंकि अफगानिस्तान में आ गए हैं, जो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा पास है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो अब इनका इंडिया के साथ लिंक बनना चालू होता है, जिसको हम इस चैप्टर में देख रहे होंगे। अल बिरूनी ने किताब लिखी, किताब उल हिंद। इसके बारे में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क के लिए। अगर आपने हमारे सैम्पल पेपर लिए हुए हैं, हमारे नहीं, द ट्विन ब्रोस के, तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन इसका डाला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि किताब उल हिंद के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसको अरेबिक में लिखा गया है, सिंपल और ल्यूसिड, यानी कि एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। एक वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है। इसमें अराउंड हमें 80 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें हमें देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट कुछ तो इनमें से याद रख लेना, क्योंकि जब लिखने आएगा तो कुछ नाम तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अब हमें एक स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर जो हमारे चैप्टर्स हैं, सारे नहीं बट ज़्यादातर, एक क्वेश्चन के स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमें उसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये संस्कृत टेक्स्ट वगैरह पढ़ रहे थे, संस्कृत ट्रेडिशंस के अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, जो इनका नॉलेज था उसके बेसिस पे उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देते थे, और फिर कंक्लूड करते थे कंपैरिजन ड्रॉ करके बाकी कल्चर के नॉलेज से, बाकी कल्चर्स के कंपैरिजन से। तो ये एक स्ट्रक्चर हमें इनकी किताबुल हिंद में देखने को मिल जाता है। अब इब्न बतूता की जो हमारी बुक ऑफ ट्रेवल्स थी, उसका नाम था रिहला। अरेबिक में इसको लिखा गया था। जो हमारे इब्न बतूता थे, ये मोरक्कन ट्रैवलर थे। मोरक्को में टेंजियर है, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। 1332-33 में ये इंडिया के लिए निकले। लेकिन इब्न बतूता का क्वेश्चन आता है कि एक ग्लोब ट्रॉटर इनको बोला जाता है। इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। इनका मानना ये था कि रियल जो नॉलेज है वो आपको ट्रैवल करके मिल रहा होता है, ना कि किताबों से। तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया। इंडिया आने के पहले मक्का जा चुके थे ऑलरेडी। सीरिया, इराक, पर्शिया, येमेन, ओमान में ट्रैवल कर चुके थे। ईस्ट अफ्रीका के बहुत सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स में ये ट्रैवल कर चुके थे। इंडिया आने के बाद भी ये कई जगहों पे ट्रैवल करते रहे। ये पहुंचे सिंध में 1333 में, जहां पे इन्होंने नाम सुना कि मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि बहुत बड़ा एक पैट्रन है आर्ट का, लिटरेचर का, तो चलो उससे मिलने जाना चाहिए। तो ये मुल्तान और ऊच होते हुए पहुंचते हैं दिल्ली, हमारे मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए। जो तुगलक है हमारा सुल्तान, वो इनकी स्कॉलरशिप को देख के, इनके नॉलेज को देख के इंप्रेस हो जाता है। तो इनको एज अ काजी ये दिल्ली में जॉब दे देता है। तो कुछ टाइम तक एज काजी ये सर्व करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वापस से निकल आते हैं और वापस से इनके सुल्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद इनको भेजा जाता है 1342 में चाइना की ओर एज एन इनवॉय। अपना जो सुल्तान है वो एज अ मैसेंजर इनको भेजता है चाइना की तरफ। लेकिन चाइना जाने के पहले ये अगेन बहुत सारी जगहों पे जा रहे होते हैं। मालाबार कोस्ट जाते हैं, मालदीव जाते हैं, 18 मंथ वहाँ पे एज काजी सर्व करते हैं। उसके बाद श्रीलंका जाते हैं, मालाबार वापस आते हैं, मालदीव वापस जाते हैं, बंगाल और असम जाते हैं, और उसके बाद फाइनली ये सुमात्रा के लिए निकलते हैं। वहाँ से जैतून चाइना में पहुंचते हैं। और फिर नॉर्दर्न साइड की बात करें तो चाइना के बीजिंग रीजन तक पहुंच रहे होते हैं। बीजिंग की जगह मैंने विजिटेड को लाल कर दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना, यहाँ पे बीजिंग को मुझे लाल करना था। तो इससे हमें क्या समझ में आया
कि इस बंदे को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। डरो मत, एटलीस्ट कुछ नाम तो यहाँ से याद कर ही लो ताकि आप वहाँ पे मेंशन कर सको। क्वेश्चन ये नहीं आएगा 3 मार्क के लिए कि सारी जगह बताओ कहाँ कहाँ ये गए थे। क्वेश्चन ये आएगा कि इनको घूमना बहुत पसंद था, तो एटलीस्ट कुछ नाम तो आपको पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा नाम याद रख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ लो, 1 2 2 3 बार पढ़ लोगे याद होने लगेगा। मैंने ये बना ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब ये गुदा हुआ नहीं था तब का, और वो 1 2 बार पढ़ना याद हो जाएगा। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो और कमेंट करो ई साला टॉप नाम दे, क्योंकि हम करेंगे टॉप। सबके आने चाहिए 100% इस बार के बोर्ड में, और कोई कमेंट नहीं होना चाहिए भाई। इस वीडियो में सिर्फ एक ही कमेंट दिखना चाहिए, ई साला टॉप नाम दे, और कोई कमेंट ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कमेंट, ई साला टॉप नाम दे। हाँ, बाकी लोगों के लिए कुछ नोट है, मैं नहीं पढ़ूंगा, नो ऑफेंस। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसवा बानिया की। ये एक फ्रेंच मैन थे, इनका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन है फ्रांसवा। बाकी आप चाहे तो फ्रैंकॉइस बुलाएं, चाहे तो आप गोरगोबा, जो आपका मन हो वो बुलाएं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन है फ्रांसवा। ये फ्रेंच मैन थे। इनका जो ट्रैवल बुक था उसका नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिससे हमें समझ में आ चुका है ये मुगल एम्पायर से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे। ये एक डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने इंडिया में 1656 से 1668 का टाइम बिताया। इनिशियली ये दारा सुको, हमारे शाहजहाँ के जो एल्डेस्ट सन हैं, उनके अंडर में एज अ फिजिशियन यानी कि एज अ डॉक्टर काम कर रहे थे, हकीम काम कर रहे थे। फिर इन्होंने दानिशमंद खान, जो कि एक अर्मीनियन नोबल थे हमारे मुगल कोर्ट में, उनके साथ काम किया एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट। इन्होंने जो अपना टेक्स्ट लिखा वो इन्होंने डेडिकेट किया लुई 15 को, जो कि फ्रांस के किंग थे। ये अपना जो टेक्स्ट था वो इस तरीके से लिखते थे, मान लो एक किंग को लेटर लिख रहे हो या फिर किसी ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हो, और इसमें इंडिया की अक्सर बुराई कर रहे होते थे, इंडिया को कंपेयर कर रहे होते थे यूरोप के साथ। काइंड ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन का इनका टेक्स्ट होता था कि एक तरफ इंडिया का दो दशा लिखी हुई है और दूसरी तरफ यूरोप उससे कितना ज़्यादा बेटर है वो लिखा हुआ है। ऐसा कंपैरिजन ड्रॉ कर करके अपना टेक्स्ट पूरा लिख रहे होते थे। ऐसा लगता है कि मान लो कि फ्रांस में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, इंडिया की दशा दिखाते हुए कि ये सब चीज़ें नहीं करना है, इसकी ऑपोजिट चीज़ें आपको करना है। इस तरीके का इनका टेक्स्ट था। तो जहाँ पे भी आप बर्निया का टेक्स्ट देखोगे आपको समझ में आएगा कि हर जगह पर ये कर रहे थे इंडिया की बुराई। अब इस चैप्टर में ना हम थोड़ा सा आगे पीछे स्विच कर रहे होंगे। अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा, दोनों के सबके टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए और सबकी चीज़ें पता होना चाहिए किसने किस चीज़ के बारे में क्या बोला था। अल बिरूनी ने कुछ बैरियर्स बताए थे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उनको क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। ये 3 मार्क के लिए आ जाता है। 3 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो संस्कृत है वो बहुत ज़्यादा अलग है अरेबिक और पर्शियन से, तो इनको ट्रांसलेट करना इजी नहीं है, इनको समझना इजी नहीं है इन टेक्स्ट को। इसके बाद इसके बाद उन्होंने बताया कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस है उनके कल्चर में और हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चर्स में ये बहुत ज़्यादा है, तो ये एक सेकंड बैरियर हो गया। और थर्ड बैरियर इन्होंने बताया कि लोग यहाँ के इंडिया के बहुत ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हैं और इंसुलर हैं, बेसिकली बाहर के कल्चर्स के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए जो लोकल पॉपुलेशन है इसका सेल्फ एब्जॉर्प्शन थर्ड बैरियर इन्होंने बताया। अल बिरूनी ने फिर बोला कि जो इंडिया के यहाँ पे ये जो कास्ट डिवीजन है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, 4 फोल्ड हमारा वर्ना सिस्टम है, ये इंडिया का अकेले का यूनिक सिस्टम नहीं है। ऐसे ही तो हमें डिवीजन पर्शिया में भी देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि ये कास्ट सिस्टम, ये जो डिवीजन है, ये इंडिया के यूनिक नहीं है। लेकिन जो पॉल्यूशन का नोशन है इसको इन्होंने क्लियरली रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई कि कोई काम करने से कोई पल्यूट हो गया या फिर कोई काम इम्प्योर नेचर के हैं। हर एक चीज़ जो नेचर में है वो प्योर हो जाती है और ऐसा पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो इस्लाम है उसमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अल बिरूनी है ये एक इस्लामिक स्कॉलर थे, एक इस्लामिक फैमिली को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या बताया कि इस्लाम में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, डिफरिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर पियरिटी, कि कोई कितना भगवान अल्लाह के लिए कितना आस्था रख रहा है उसके बेसिस पे डिविजन्स हैं, लेकिन एज अ मैन सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। इब्न बतूता ने अब हमारे सिटीज़ के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन लिया ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हर एक जगह हमें देखने को मिलती है कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सब इन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ के जो मार्केट्स हैं वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर किसी को काम करना है तो यहाँ पे काम है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने यहाँ के बाज़ार के बारे में बताया कि बहुत कलरफुल बाज़ार हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही होती हैं और बहुत अच्छे बाज़ार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
इब्न बतूता के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है, इन्होंने पोस्टल सिस्टम के बारे में क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि पोस्टल सिस्टम यहाँ का बहुत बढ़िया है। इन्होंने बताया कि अगर आपको सिंध से दिल्ली ट्रेवल करना है तो नॉर्मली ट्रेवल करने में 50 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो स्पाई लोगों के मैसेजेस वगैरह होते हैं ना, वो तो 5 दिन में ही पहुंच जाते हैं। तो लाइक 50 दिन का सफर 5 दिन में, इतना तेज है यहाँ का पोस्टल सिस्टम। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता कि क्यों तेज है, लेकिन एक बॉक्स में हमारे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कि ये लोग क्या करते थे, दौड़ रहे होते थे, थोड़ी दूर दूर दौड़ते थे, फिर दूसरा बंदा दौड़ता था, फिर तीसरा बंदा, ऐसे करके 50 दिन का सफर 5 दिन में ये लोग कवर कर लेते थे। अब बर्निया, हमारे फ्रांसवा साहब ने मुगल इंडिया को कंपेयर किया हमारे यूरोप के साथ, और उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएटर है मुगल इंडिया और यूरोप में, वो है यहाँ पे लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। टर्म याद कर लो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्राउन ओनरशिप है, मतलब जितना भी लैंड है वो सारा का सारा मुगल क्राउन के अंडर में आता है और लोगों के हाथ में खुद का लैंड नहीं है। इन्होंने बताया कि ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बर्निया का जो डिस्क्रिप्शन था जो उन्होंने दिया, इसी ने इन्फ्लुएंस किया वेस्टर्न थ्योरिस्ट मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स जैसे लोगों को। यहाँ पे नाम याद रख लो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये वाला लोगों से आंसर बनता ही नहीं है, लोग भूल जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म दिया है कि मतलब जो ओरिएंट है, जो हमारा ईस्टर्न साइड का जो किंग है, वो एक डिस्पोटिक रूल कर रहा होता है, उसके अंडर में पूरा लैंड है और सिर्फ किंग और उसके जो नोबल्स हैं वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बाकी सब लोग जितने भी पूरा सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, सब लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक डिस्पोटिक नेचर के बारे में मॉन्टेस्क्यू ने अपनी थ्योरी में बताया। उसके बाद इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कार्ल मार्क्स ने अपनी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन दी, जिसमें अगेन इन्होंने यही बात करी कि क्राउन ओनरशिप है। इजैलिटेरियन सोसाइटीज़ इमर्ज हो गई हैं जिनके हाथ में जितना भी सरप्लस आता है, मतलब जो प्रोडक्शन से जितना भी बेनिफिट वो लोग करते हैं, वो पूरा का पूरा स्टेट हड़प लेता है, और फिर इस तरीके से वो इजैलिटेरियन सोसाइटीज़ चल रही हैं जहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि सबका ही प्रॉफिट छीन लिया जाता है। तो वो अपने हिसाब से चल रही होती हैं जब तक ये लोग सरप्लस किंग को दे रहे हैं, किंग इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा होता है। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों ने डिस्क्रिप्शन दिया हमारे फ्रांसुआ से इंस्पायर होके। लेकिन ये जो बर्निया का डिस्क्रिप्शन था, ये एक्यूरेट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एक ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर थी। आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ इजैलिटेरियन सोसाइटीज़ नहीं थी, सिर्फ क्राउन ओनरशिप नहीं थी, एक्चुअल में हमें देखने को मिलता है कि लोगों के हाथ में लैंड था। हमें रिलीजियस टाउन्स देखने को मिल जाते हैं, हमें पोर्ट टाउन्स देखने को मिल जाते हैं, हमें हर टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो बोल रहा है कि भाई सिर्फ क्राउन ओनरशिप है, किसी के हाथ में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब इक्वल है, इजैलिटेरियन सोसाइटी है, ये सब बातें थोड़ी सी ओवर सिंप्लीफाइड है। अब हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाती है इन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स के थ्रू कि कई बार ये जो हमारे यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़ हो रही होती हैं, सोशल इनइक्विटीज़ होती हैं, उनको एज नेचुरल देखने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारे बिरूनी साहब आए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने स्लेव्स खरीदे थे और मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट किए थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि भाई यहाँ पे स्लेव्स वगैरह बिक रहे हैं, तो उन्होंने तो ऐसे ही देख लिया कि भाई हाँ भाई स्लेव्स बिकना तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने ब्रूनी बोल दिया क्या? इब्न बतूता साहब ने मोहम्मद बिन तुगलक को हॉर्सेस, कैमल्स और स्लेव्स गिफ्ट किए थे। इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है कि हमारे यहाँ पे सती प्रथा भी चल रही थी। तो सती प्रथा के बारे में फ्रांसुआ बर्निया ने डिस्क्रिप्शन देने का सोचा। इन्होंने बताया कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कुछ लोग तो एक्सेप्ट करते हैं सती प्रथा को, लेकिन कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली आग में डाल दिया जाता है। इन्होंने एक लड़की का डिस्क्रिप्शन दिया कि वो जाना नहीं चाहती थी, वो कांप रही थी, लेकिन उसको आग में फेंक दिया गया। हालांकि ये भी बात एकदम सही नहीं है कि विमेन की सिर्फ यही हालात थी। हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विमेन भी बहुत सारे काम कर रही थी। विमेन एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाती है। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है, कई बार हम उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते कि हर चीज़ सही ही होगी। हमें बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है और इस तरीके से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पर्सपेक्टिव को, स्टोरी को सही से फ्रेम करना होता है। बाकी सूफी ट्रेडिशंस, मुझे पता है खुद से एनसीईआरटी उठाओगे, इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करोगे, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। स्कूल में इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं तो तुम्हें लगने लगा है चैप्टर डिफिकल्ट। बट आज की ये वीडियो जब खत्म होगी तो तुम खुद कमेंट करके जाओगे कि भैया सब समझ में आ गया, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा हम फुल स्कोर कर रहे होंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं।
प्रोसेसेस एट वर्क। अब हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की। पहले के चैप्टर में हमने BC तक की बात करी थी, अब हम और काफ़ी साल आगे आ चुके हैं, 6th सेंचुरी CE में आ चुके हैं। और उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमें क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले दो प्रोसेसेस हैं, जो दो एक्टिविटीज़ है जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत एविडेंटली हो रही हैं। पहली, ब्राह्मण सब अपने आइडियाज़ को डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या करते थे कि वेद सिर्फ हम पढ़ेंगे, हम अपने लिए टेक्स्ट लिखेंगे। अब क्या कर रहे हैं? सिंपल संस्कृत में पुराण वगैरह लिख रहे हैं, और इनका एक्सेस सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को नहीं बल्कि शूद्रा को भी दिया जा रहा है, विमेन को भी दिया जा रहा है। बेसिकली अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने की ये लोग कोशिश अब कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि अब ब्राह्मण दूसरे लोगों की जो आइडियोलॉजीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको रिवर्क कर रहे हैं। और हमें एक डायलॉग देखने को मिल रहा है ग्रेटर और लिटिल ट्रेडिशंस में। ग्रेट और लिटिल मतलब क्या? ये जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं, इनको हम ग्रेटर ट्रेडिशंस बोल रहे हैं। बहुत सारे जो बाकी कल्चर्स वाले लोग हैं, वो इन ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस होकर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करने लग जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रेडिशंस। बहुत सारे कल्चर्स ऐसे भी हैं जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि खुद के कल्चर को फॉलो करते हैं, खुद का ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं लिटर ट्रेडिशंस। यहाँ पे ग्रेट और लिटिल के ऊपर से कॉमर्स लगे हुए हैं ना, वो इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में इनको सही नहीं मानते ना, कि एक को ग्रेट एक को लिटिल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए हमने लगा दिए। चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फिर तांत्रिक प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन आ जाता है। तांत्रिक प्रैक्टिस सुन के ही तुम डर जाते हो, डरो मत। तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या थी? अब नई प्रैक्टिसेस इमर्ज हो रही थी। ये वैदिक ट्रेडिशन से अलग थे, पौराणिक ट्रेडिशन से अलग थे। ये अपने नए प्रैक्टिसेस इवॉल्व कर रहे थे भगवान से कनेक्ट होने के लिए। इनके खुद के कल्चर थे, खुद की प्रैक्टिसेस थी, योगिक ट्रेडिशंस को ये लोग फॉलो कर रहे थे और डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे गॉडेस कल्ट्स तांत्रिक प्रैक्टिसेस के विदिन आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे मल्टीपल गॉडेसेस को ये लोग वर्शिप कर रहे थे। ये तांत्रिक ट्रेडिशन जो आ रहे थे, ये विमेन और मैन दोनों के लिए ही ओपन थे, प्लस किसी भी कास्ट और क्लास के लोगों के लिए लोग ओपन थे। तो यहाँ पे लोग कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। इन्होंने शैविज्म को और बुद्धिज्म को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। प्लस हमें देखने को मिलता है इन्होंने वेद की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया। इन्होंने क्या किया? हम वेद में जो लिखा है उसको नहीं मानेंगे, हम खुद की प्रैक्टिसेस बनाएंगे, खुद के ट्रेडिशंस फॉलो करेंगे। तो क्लियर यहाँ पे हमें एक ऑपोजिशन देखने को मिल जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जो वैदिक ट्रेडिशन वाले लोग थे वो इन लोगों की बुराई करते थे और ये लोग वेदास के अगेंस्ट जाते थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो नए भक्ति ट्रेडिशंस इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हमें वहाँ पे दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। तो ये कौन सी हो गई? हमारी सगुण भक्ति मेनली हो गई। जितने भी हमारे वैदिक ट्रेडिशन और ये सारे ट्रेडिशंस आएंगे हिंदुइज्म वाले, उनको हम बोलेंगे सगुण ट्रेडिशंस। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, मतलब हमें गॉड के फीचर्स बताए जाते हैं, उनका शेप बताया जाता है, आइडल वर्शिपिंग की जाती है, तो इनको हम बोलेंगे सगुण भक्ति। वैसे ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हो गए, वैष्णविज्म हो गए, शैविज्म हो गए और बहुत सारे अलग अलग कल्ट्स की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। पहले हमने थोड़ी बहुत बात करी है, इसको हम पहले अलग अलग देख रहे होते थे और ये अलग अलग कल्ट्स की तरह चालू हुए थे। लेकिन आज की डेट में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सबको हम हिंदुइज्म में ऐड कर देते हैं। फिर निर्गुण भक्ति मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट, की किसी का गॉड का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई फीचर नहीं है, विदाउट एट्रीब्यूट, निर्गुण भक्ति। अब हम बात कर लेते हैं मेन भक्ति मूवमेंट्स की जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुए थे 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हैं हमारे अल्वाज और नयानार्स। अल्वाज में वी आता है, तो ये मैंने अपने बोर्ड्स में ऐसे ही याद किया था कि जिसमें वी आता है वो विष्णु जी के वर्शिपर, जिसमें नहीं आता है वो शिव जी के वर्शिपर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इनका क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या लिखोगे? मेनली 3 मार्क का इसका क्वेश्चन आता है, तो उसमें सबसे पहले बता देना भाई कि अल्वाज है तो विष्णु जी के डिवोटीज हैं, वरना शिव जी के डिवोटीज हैं। ये लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते थे और ट्रेवल करते हुए तमिल लैंग्वेज में अपने हिम्स वगैरह, अपने जो भजन वगैरह कंपोज करते थे अपने चीफ डाइटी के लिए, उनके लिए वो भजन वगैरह गा रहे होते थे। फिर जब ट्रेवल करते थे तो कई जगहों पर अपने कुछ श्राइन्स ये लोग बनवा रहे होते थे। कई श्राइन्स को ये लोग ऐसे देखने लगे थे कि भाई दीज आर द अबोर्ड्स ऑफ आवर गॉड्स, अबोर्ड्स ऑफ आवर डाइटीज की, यहाँ पे हमारे मेन जो चीफ डाइटी है उनका घर है। अब ये लोग भी क्या कर रहे थे? जितने भी नए भक्ति ट्रेडिशंस चालू हुए ना, ये सब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं और ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के अगेंस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इन लोगों के बारे में हमें पता लगता है कि मे बी दे वर ट्राइंग टू रिफॉर्म द सिस्टम। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? सारे कास्ट और क्लास के लोगों को एंट्री दे रहे थे, विमेन को एंट्री दे रहे थे, शूद्र को एंट्री दे रहे थे, मलिच को एंट्री दे रहे थे, जो कि ब्राह्मण्स अलाउ नहीं करते थे। तो दे वर बेसिकली ट्राइंग टू रिफॉर्म द सिस्टम। हमें नलायरा दिव्य प्रबंधम देखने को मिलता है, टेक्स्ट है, एक
एंथ्रोपोलॉजी है अल्वार्स की, जिसको बोला जाता है तमिल वेदा। बेसिकली वेद के ऑपोजिशन में इन्होंने अपना टेक्स्ट बनाया है, जिसको इन्होंने बोल दिया कि भाई तमिल जितना इंपॉर्टेंट वेद है उतना इंपॉर्टेंट हमारा नलायरा दिव्य प्रबंधम भी है। एंथ्रोपोलॉजी है मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इनके जो अलग अलग भजन वगैरह थे, अलग अलग कॉम्पोजिशंस थे, उनका एक कंपाइलेशन है ये टेक्स्ट। अब हमें अंडल एक विमेन अलवा देखने को मिलती हैं, और कराइकल अमैयर एक शिव जी की डिवोटी मतलब एक विमेन नयनार देखने को मिल जाती हैं। अब इससे क्या समझ में आता है कि लोग विमेन को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, और ये विमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन भी आ जाता है। ये विमेन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी को, पैट्रियार्कल सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोशल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं विमेन के, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने क्या बोला कि आप लोग जो विमेन के रूल बना रहे हो उसको हम नहीं मानेंगे, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें नन नहीं बनना, हम खुद से अपनी भक्ति करेंगे। तो ये हमें भक्ति ट्रेडिशन का एक मेन फीचर देखने को मिलता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जो खुद से अपनी स्टाइल में भक्ति कर रहे थे, और इन दोनों ने ही कॉम्पोजिशंस लेके, और इनके कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन भक्ति ट्रेडिशंस में। अब भक्ति ट्रेडिशंस के अगर हम हिम्स की बात करें, इन कॉम्पोजिशंस की बात करें, तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिलती है कि इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज किया जा रहा था। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन दिमाग में पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अपोज किया क्यों जा रहा था। तो अपोज किया जा रहा था क्योंकि अब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी BC के बाद बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया, फिर अब 6th सेंचुरी CE के बाद हमें देखने को मिलता है कि अल्वाज आ गए, नयानाज आ गए, बहुत सारे कैरेक्टर्स आने लग गए थे। अब जगह तो वही है ना, यहाँ के रूलर्स तो वही हैं, तो सबको क्या चाहिए कि रूलर्स इनको मॉनेटरी सपोर्ट करें। अब सबको ही चाहिए, तो इन लोगों के बीच में कंपटीशन हो गया। इसलिए ये जो हमारे भक्ति ट्रेडिशन वाले लोग थे, स्पेशली नयानास के कॉम्पोजिशन में हमें देखने को मिलता है कि ये लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे होते थे ड्यू टू कॉम्पिटिशन फॉर रॉयल पैट्रोनेज। अब क्या रॉयल पैट्रोनेज इतना इंपॉर्टेंट था? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें देखने को मिलता है जैसे कि हमारे यहाँ के चोला रूलर्स थे, हमारे यहाँ के पुराने बहुत सारे रूलर्स थे, ये लोग क्या करते थे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप याद रख सकते हो, इस आंसर में लिख के आ सकते हो कि भाई चिदम्बरम में, थंजावर में, गायकोंड चोलपुरम में, इन सारी जगहों पे शिव जी के टेम्पल्स इन चोल रूलर्स ने बनवाए थे। एक क्लियर चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, जो नयनास है ये लोग आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, इसलिए हमें शिव जी के बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है, ये सीधा 8 मार्क के लिए आ सकता है, जो कि इनिशिएट किया था, जिसको लीड किया था हमारे एक बासवन्ना नाम के व्यक्ति ने, जो कि कर्नाटका से थे। इन्होंने 12th सेंचुरी में ये अपना इनिशिएट किया। इनके फॉलोअर्स को बुलाया जाता था वीर शैवाज। शैवाज नाम से ही समझ में आ जाता है हीरोज ऑफ शिवा, ये MCQ में पूछा जा सकता है। इनको हम लिंगयाट्स भी बुला रहे होते थे, जिसका मीनिंग है वियरर्स ऑफ द लिंगा। ये लोग शिव जी की वर्शिप करते थे इन हिज मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंग फॉर्म, मतलब शिवलिंग फॉर्म को ये लोग वर्शिप कर रहे होते थे। शिवलिंग ये लोग वियर भी करते थे। ये चीज़ लिख के आना कि मैन जो होते थे वो लोग क्या करते थे, एक स्मॉल शिवलिंग सिल्वर केस में रखते थे, अपने लेफ्ट शोल्डर से बांध के उसको वेयर कर रहे होते थे। अब इन लोगों ने भी हमारे जो ब्राह्मण्स के नॉर्म्स थे उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया। इन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, आपका जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। इनका कहना था कि डेथ के बाद जो डिवोटीज होते हैं वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाएंगे, तो रीबर्थ नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते थे, बैरी करने की जगह अपने डेड बॉडीज को, बर्न करने की जगह डेड बॉडीज को बैरी कर रहे होते थे। इन्होंने क्या चैलेंज किया, कास्ट सिस्टम का जो आइडिया था, कास्ट का आइडिया था, उसको चैलेंज किया। पॉल्यूशन के नोशन को भी इन्होंने चैलेंज किया, और इन्होंने रीबर्थ की थ्योरी को क्वेश्चन किया। लिंगयाट्स ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी प्रमोट करी जो ब्राह्मण्स अपोज कर रहे होते थे। इन्होंने बोला पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, मतलब अर्ली मैरिज नहीं करो, थोड़ा लेट मैरिज करो। विडोज की रीमैरिज को इन्होंने परमिट कराया। तो ये पूरा 8 मार्क के लिए लिखने को आएगा। 8 से ज़्यादा पॉइंट हमें देखने को मिल गए, तो लिख के आ जाइएगा। एक सोर्स याद रख लो कि किस सोर्स के थ्रू हमें पता चलता है इस मूवमेंट के बारे में, इन लोगों के बारे में। तो इनके जो प्रीचर्स होते थे, उनके जो वचन्स होते थे, उनको कंपोज किया गया है। उनके जो वो लोग जो बोल रहे होते थे उसको बाद में लिख दिया गया कन्नड़ लैंग्वेज में, जिसके थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है ना, कर्नाटका, तमिल रीजन में, ये तो हमारा साउथ इंडिया हो गया। नॉर्दर्न इंडिया में क्या चल रहा है? नीचे तो अल्फाज और नयानाज आ गया, पर क्या इनका इन्फ्लुएंस हमें ऊपर देखने को मिल रहा है? इनिशियली नहीं। हमें देखने को मिलता है कि
ऊपर साइड नॉर्दर्न रीजन्स में ना राजपूत रूलर्स रूल कर रहे थे, और जो राजपूत रूलर्स थे उनके अंडर में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे और ब्राह्मण सी मेन जगहों पे पावर होल्ड कर रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि नॉर्थ इंडिया में कोई और आया ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्राह्मण ही थे। तो ये चीज़ हमें नॉर्थ इंडिया के बारे में देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम का हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू होता है 7th सेंचुरी के बाद से। 711 में क्या होता है, मोहम्मद कसीम सिंध रीजन को कॉन्क्वर कर लेते हैं। अब सिंध रीजन में मतलब हमारे पाकिस्तान रीजन में ये लोग आ चुके हैं, तो अब धीरे धीरे इन लोग का इंडियन पूरे सब कॉन्टिनेंट में इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू होता है। 13th सेंचुरी में क्या होता है, टर्क्स और अफगान्स ने दिल्ली सल्तनत फॉर्म किया। फिर इसके बाद अलग अलग जगहों पे सल्तनत फॉर्म होना चालू हुए। हमें देखने को मिलता है कि डेक्कन सल्तनत बने, बाकी जगहों पे सल्तनत फॉर्मेशन हुआ। सल्तनत फॉर्मेशन मतलब कि अब ये जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले जो सुल्तान्स थे, अब ये इन जगहों पे रूल पे आ रहे थे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 16th सेंचुरी। इसके बाद क्या हुआ, हमारे मुगल एम्पायर का जन्म होता है। मुगल एम्पायर हमारे पावर में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है। तो अब क्या हो चुका है, बहुत सारी जगहों पे मुगल रूलर्स पावर में आ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कि मुस्लिम रूलर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें इनके रेन में हमें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले क्या बोला जाता है कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं दे आर गाइडेड बाय उलामा। बेसिकली इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, और बोला जाता है कि जैसे हमारे राजपूत के बारे में हमने देखा कि ब्राह्मण से लोग पूछते थे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ब्राह्मण से इन्फ्लुएंस करते थे राजपूत रूलर्स को। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम रूलर्स को ये उल्म बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद सही उल्म है। ये लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते थे, ये लोग रूल करते थे अकॉर्डिंग टू शरिया। शरिया बेसिकली इस्लामिक लॉ, जिसके बारे में ये उल्म इन रूलर्स को बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे आपको रूल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलते हैं, ये आप अपने आंसर में भी मेंशन करेंगे अगर आता है इस टॉपिक से, और एमसीक्यू में भी आ सकता है। जिम्मी मतलब प्रोटेक्टेड, यानी कि मान लेते हैं अभी हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई मुस्लिम रूलर आ जाए, तो मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, तो मुझे जिम्मी की कैटेगरी में रखा जाएगा कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे जो रूलर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उस प्रोटेक्शन के बदले में एक चार्ज भी वो लोग लेते थे, जिस टैक्स का नाम था जिज़्या। जिज़्या वो टैक्स है जो मुझे देना पड़ेगा कि जिसके बदले में मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो सारे नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ये टैक्स देते थे, और इस कैटेगरी को हम बोलते थे नॉन मुस्लिम की कैटेगरी को जिम्मी। अब 5 पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं इस्लामिक फेथ के। हमें इंटरेस्टिंगली हर जगह पे 5 नंबर्स ही देखने को मिल जाते हैं ना। हमारे जैन में भी हमें 5 वो देखने को मिले थे वाउस, यहाँ पे भी हमें 5 पिलर्स देखने को मिल रहे हैं। इसको याद रख लो, ये लिखने को भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट है ना। क्या है 5 पिलर? देयर इज वन गॉड दैट इज अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, जिसको हम बोलते हैं नमाज। गिविंग आर्म्स, यानी कि अपनी वेल्थ का कुछ परसेंटेज आपको शेयर करना है। और फास्ट करना है आपको रमज़ान के मंथ में। और उसके बाद आपको एक मेन प्रैक्टिस है कि आपको पिलग्रिमेज करना है, ज़ियारत करना है मक्का की, हज करना है, इसको बोला जाता है। तो ये याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इवन टुडे हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत कॉमन है। अब हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि मॉस्क के ना कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है। हर मॉस्क में हमें देखने को मिलते हैं कुछ जो ऐसे हैं जो चेंज हो रहे होते हैं। तो यूनिवर्सल फीचर्स क्या है कि उनका जो ओरिएंटेशन है वो मक्का की तरफ होता है। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि मक्का की तरफ ओरिएंटेशन है? ये हमें पता चलता है उसमें जो मेहरब, यानी कि जो प्रेयर नीश होता है, और जो मीनबार होता है पल्पेट, जिसमें खड़े होकर हमारे स्पीचेस वगैरह, रिलीजियस टॉक्स वगैरह दिए जाते हैं, इनकी पोजिशनिंग से हमें समझ में आता है कि हाँ भाई जो डायरेक्शन है वो मक्का की तरफ है। तो ये मेहरब और टर्म मीनबार, ये टर्म थोड़ा सा याद कर लो। वेरिएशंस हमें किस चीज़ में देखने को मिलते हैं वो हम फोटोज़ के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे देखो रूफ सब में अलग हमें देखने को मिल जा रहा है, प्लस जो मटेरियल है कोई वुड से बना हुआ है, कोई स्टोन से बना हुआ है, कोई अलग चीज़ से बना हुआ है। तो हमें रूफ हो गया, मटेरियल हो गया, इन सब चीज़ों में वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। अब आता है हमारा सूफीज, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लेकिन रुक जाओ, आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो भाई। मेरे को कमेंट आता है भैया जल्दी रैपिड रिवीजन बना दो, हमारा बोर्ड है। मैं मान लेता हूँ तुम लोग की बात है, गले खराब में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग नहीं मानते हो मेरी बात। मैंने बोला था कि सब लोग सेम कॉमेंट करेंगे, कितना बढ़िया लगेगा कॉमेंट सेक्शन, लेकिन एक ने भी नहीं कॉमेंट किया। इस वीडियो में मान लो प्लीज़, मैंने प्लीज़ बोल दिया, ठीक है। सब लोग सेम कॉमेंट करेंगे। क्या कॉमेंट करेंगे कि मजा आया, सब लोग लिख देना मजा आया, और कुछ मत लिखना, नो इमोजी कुछ नहीं, बस मजा आया, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं सूफीज़ के बारे में। सूफीज़ में भी ऐसे है, इसमें भी ऐसे। तो इससे याद आया कि अगर हमारे सैम्पल पेपर्स परचेज नहीं किए हैं तो क्या किया है तुमने, क्योंकि हमारे सैम्पल पेपर्स के साथ मिलती है एक्सक्लूसिव बोर्ड लेवल की चेकिंग, और उसके साथ हम आपको वॉइस नोट, मैं अपनी अपनी सुरीली आवाज़ में तुमको वॉइस नोट भेजूंगा और बताऊंगा कि भाई तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के लिए गुरु भैया भेजेंगे, हिस्ट्री के लिए शायद आचा दीदी भेजेंगी, अगर वॉइस नोट नहीं भेजेंगी तो शायद मैसेज भेजेंगी, जो भी करेंगे सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन मज़ा आएगा तुमको भाई, तुम्हारा इंप्रूवमेंट ऐसे स्काई रॉकेट कर जाएगा। तो सैम्पल पेपर भी ले लेना, इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सूफीज़ की बात करते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर्स फिर सूफीज़, ठीक है। सूफीज़ का क्या था, इस्लाम में भी लोग देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म बढ़ गया है, पैसा पैसा कर रहे हैं लोग, और एक्चुअल में शरिया को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, सही नहीं है। इन लोगों ने बोला था कि नहीं, आपका जो ये तरीका ये सही नहीं है, हम असेटिसिज्म की तरफ बढ़ेंगे, मतलब वर्ल्डली प्लेजर से दूर जाएंगे, मटीरियलिज्म से दूर भागेंगे, और मिस्टिसिज्म मतलब क्या, कि हम खुद से डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मतलब हमें कोई दूसरा इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई दूसरा व्यक्ति के एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से कनेक्ट होने के लिए एफर्ट्स डाल रहे होंगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है सूफीज़ के बारे में। सूफीज़ के जितने भी हम सेंट्स की बात करेंगे, उनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा असर्टिसिज्म को फॉलो कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्डली प्लेजर से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो धीरे धीरे इनकी इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बढ़ने लगा, ये पावर में बहुत ज़्यादा आने लगे। 11वीं सेंचुरी तक हमें क्या देखने को मिलता है कि अब इन लोगों ने खुद की लिटरेचर बना ली थी, शरिया को ये लोग खुद से एक्सप्लेन कर रहे थे अपने तरीके से। फिर जैसे कि हमें हर प्रैक्टिस के साथ देखने को मिलता है कि ये लोग खुद को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया खानकाज में, या फिर हम बोल सकते हैं हॉर्स स्पाइसेस में। ये खानकाज बेसिकली इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे रिलीजियस माइंडेड लोग रह रहे होते थे। इनके जो हेड होते थे, हमारे खानका के हेड, उनको शेख बुलाया जाता था, पीर बुलाया जाता था, या फिर मुर्शीद बुलाया जाता था। इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक काम ये था कि पहले तो अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते थे, प्लस ये लोग अपने डिसाइपल्स को इनरोल कर रहे होते थे इन खानकाज में, और एक सक्सेसर भी अपॉइंट कर रहे होते थे कि मेरी डेथ के बाद अब तुम सक्सेसर बनोगे। सूफी सिलसिला मतलब क्या होता है, एक चेन। अब जैसे कि मैं हेड हूँ, मान लो मैंने एक अपना डिसाइपल अपॉइंट किया, उसने एक डिसाइपल अपॉइंट किया, तो एक चेन चल रही है कि मेरी जो टीचिंग्स है वो इस पे गई, इसकी टीचिंग्स आगे जाएगी। तो ये लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे, उनसे चलती हुई एक चेन चली आ रही है, जिसको हम बोलते हैं सूफी सिलसिला। अब शेख की डेथ अगर हो जाती है तो यहाँ पे ज़ियारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब उनकी जो टूम श्राइन है, उनकी जो दरगाह है, उस पर लोग विजिट करेंगे, क्योंकि ये माना जाता था कि डेथ के बाद इनकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जा रही होती थी। तो ज़ियारत टर्म याद रखना, इसको बिल्कुल मत भूलना। ज़ियारत मतलब पिलग्रिमेज इनकी ग्रेव के ऊपर। जिक्र और समा, ये दो टर्म भी आपको अपने आंसर में मेंशन करने होंगे, क्योंकि सूफीज़ इनकी भी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। जिक्र मतलब कि भगवान अल्लाह के नाम को बार बार रिमेंबर करना, और समा मतलब अब सूफीज लोग क्या करते हैं ना कि म्यूजिशियंस को हायर करते हैं, जिनको बोला जाता है कव्वाल्स, और कव्वाल्स का काम होता है अगेन जिक्र करना और अपने कॉम्पोजिशंस वगैरह गाना, जिसको सारे लोग सुनेंगे। और बेसिकली इसको बोला जाता है, इस प्रैक्टिस को, इस सुनने की प्रैक्टिस को बोला जाता है समा करना, कि सब लोग बैठे हैं, कव्वाल्स गा रहे हैं और ये लोग सुन रहे हैं, और भगवान का जो प्रेजेंस है उसको इवोक किया जा रहा है। मैं अल्लाह की जगह भगवान बोले तो ठीक है, समझ रहे हो ना, अल्लाह की प्रेजेंस को इवोक किया जा रहा है। वाली एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अगेन ये एमसीक्यू में आ सकता है। वाली एक टर्म है उस सूफी के लिए जिसको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अल्लाह के वो क्लोज हो चुका है, और अपनी क्लोजनेस के थ्रू ये लोग अल्लाह की तरफ से लोगों को ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के लिए प्लूरल टर्म है औलिया। अब दो टर्म आते हैं, बेशरिया और बाशरिया। बेशरिया मतलब होता है वो सूफीज़ जो शरिया को डिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, और बाशरिया मतलब वो सूफीज़ जो शरिया को मानते हुए शरिया पे कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो वेरिएशन हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर सूफी का क्वेश्चन आएगा तो ये भी मेंशन कर देना। तो कितनी सारी डिटेल हमने पढ़ ली है ना, बेसिकली एक 8 मार्क का क्वेश्चन हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया। अगर इस टॉपिक से तो सारी डिटेल आप लिख रहे होगे। अब एक क्वेश्चन कभी कभार चिश्तीज से आ जाता है। चिश्तीज कौन थे? ये वो सूफीज थे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हमें देखने को मिल रहे थे। अब ये सूफी और वो सूफी क्या होता है, हमें इस्लाम में भी देखने को मिलता है कि भाई इस्लाम एक है लेकिन उसके अंदर वेरिएशंस बहुत सारे हैं। हिंदुइज्म एक है लेकिन उसके अंदर वेरिएशंस बहुत सारे हैं। वैसे ही सूफीज्म में भी हमें वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग
सेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। उनमें से एक था चिश्तीज, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इन्फ्लुएंशियल क्यों थे, अगर लिखने को आएगा तो मेंशन करना। ये लोग हमारे इंडियन लैंग्वेजेस को बोलने लग गए थे। इनके कई बार सूफी सेंट्स जो होते थे चिश्तीज के, वो हिंदवी में बातें कर रहे होते थे, हिंदवी में अपने कॉम्पोजिशंस कर रहे होते थे, इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे होते थे। ये हमें देखने को मिलता है। प्लस मल्टीपल सॉन्ग्स वगैरह भी ये लोग कंपोज कर रहे थे, जिनके कारण इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया हो गए हमारे, ख्वाजा मोइनुद्दीन हो गए, ये कुछ चिश्ती सेंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। निज़ामुद्दीन की जो हाउस स्पाइस थी वो हमारे 14th सेंचुरी का था, ये डेट याद रख लेना। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने विजिट किया। कौन थे वो लोग जो यहाँ पे विजिट कर रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, ये पहले रूलर थे, पहले सुल्तान थे जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया। इसके बाद गयासुद्दीन खलजी यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे पैसा वगैरह प्रोवाइड किया। इसके बाद अकबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जो यहाँ पे आए, ये यहाँ पे अपनी लाइफ टाइम में 14 टाइम्स आए। बेसिकली कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा हो जाता था, किसी जगह पे कॉन्क्वायर कर लिया, कोई बेटा हो गया, कुछ बढ़िया हो गया, तो ये यहाँ पे एक विजिट मार लिया करते थे। और हर एक विजिट में लिख के आना कि कुछ ना कुछ गिफ्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड किया करते थे। एग्जाम्पल में लिख के आना कि यहाँ पे उन्होंने कुल्डरन प्रोवाइड किया था, एक कुल्डरन प्रोवाइड किया था खाना वगैरह बनाने के लिए। एक और चीज़ याद रखना, ये जो खानकाज वगैरह होते थे उनमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती थी कि यहाँ पे फुतू चल रहा होता था, मतलब ओपन किचन चल रहा होता था और लोगों को ये लोग खाना वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे होते थे। लेकिन ये भी लिख के आना, ये तो चीज़ हो गई कि भाई सुल्तान और हमें इन सूफी सेंट्स के रिलेशंस अच्छे होते थे। लेकिन एक दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इनके बीच में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि सूफीज भी चाहते थे और सुल्तान्स भी चाहते थे कि वो लोग सबसे ऊपर रहें पावर में। तो ये लोग क्या करते थे, हमें सुल्तान भी क्या टाइटल रखते थे, सुल्तान ऑफ सुल्तान्स, ऐसे टाइटल होल्ड कर रहे होते थे। और सूफीज भी कैसे होल्ड कर रहे होते थे, ऐसे ही बड़े बड़े हाई साउंडिंग टाइटल्स। तो इनके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। सूफीज और सुल्तान अगर मिल रहा है तो बाउ डाउन कौन करेगा, कौन ज़्यादा ऊपर है, कौन झुकेगा सामने वाले के, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इस चैप्टर के एक और चीज़ हो सकता है लिखने को आ जाए कि भाई इसके बारे में बताओ हमारे शेख निज़ामुद्दीन के खानका के बारे में। तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं ओरली बता रहा हूँ, इन चीज़ों को याद रख लेना। एक बेसिकली हमारा जो खानका था उसमें मल्टीपल हाउसेस थे, उसमें से रूफ में मल्टीपल रूम्स थे। उनमें से एक रूम में हमारे जो शेख हैं वो रहा करते थे। अलग अलग लोग, अलग अलग रिलीजन, रेस, क्लास के लोग इनसे मिलने आते थे, इनसे एडवाइस लेने आते थे। कभी कभार एम्यूलेट्स लेने, ताबीज़ वगैरह लेने आ रहे होते थे। वेल्थ मांगने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, ये सब चीज़ें सीख करने के लिए इनके पास मिलने के लिए लोग आ रहे होते थे। फुतू के बारे में बता दिया है, मतलब ओपन किचन चल रहा होता था। ये जो सूफी सेंट्स हैं वैसे तो पैसे मांगते नहीं थे, पर अगर इनको कोई पैसे दे देता था तो एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन जेब में नहीं रखते थे, क्योंकि मटीरियलिज्म के अगेंस्ट थे। तो क्या करते थे, पैसे का ओपन किचन में लगा देते थे, या फिर ऐसे ही कोई फैसिलिटी में, समा में लगा देते थे, जिक्र में लगा देते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आखिरी 3 इंपॉर्टेंट नाम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों स्लाइड से आपको 8-8 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कबीर का नाम किसने नहीं सुना है, लेकिन डेट किसी को नहीं पता है, मतलब तुम ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। 14th और 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है, इनसे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है कि कुछ वर्सेस हैं जो बोला जाता है कि कबीर साहब ने लिखे थे। तो इन वर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं, इनको स्टडी करते हैं, और उसके थ्रू हम कबीर जी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब इनके वर्सेस को प्रिजर्व करके कहाँ रखा गया है, इनके वर्सेस हैव बीन प्रिजर्व्ड इन, ये क्वेश्चन बनता है, इन 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस। मतलब 3 अलग अलग ट्रेडिशंस हैं जिनमें इनके वर्सेस को प्रिजर्व करके रखा गया है। एक है कबीर बीजक, ये एक टेक्स्ट है जो कबीर पंथ सिक्योर करके रखता है। अब कबीर पंथ क्या है, कबीर जी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और उनका एक जो टेक्स्ट है, कंपाइलेशन है कबीर बीजक, जिसमें हमें कबीर जी के वर्सेस देखने को मिल जाते हैं। फिर एक दादू पंथ, एक दूसरा ग्रुप है जो कि द कबीर ग्रंथावली में इनके वर्सेस को प्रिजर्व करके रख रहा होता है। और द आदि ग्रंथ साहिब में भी हमें कबीर जी के वर्सेस देखने को मिल जाते हैं। आदि ग्रंथ साहिब तो आपको पता ही है, सिखिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो उसके बारे में हम आगे जाकर जब गुरु नानक जी की बात करेंगे तब कर रहे होंगे। अब कबीर जी के जो वर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डायलैक्ट्स में, अलग अलग बोलियों में देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल संत भाषा हो गया, उलट बांसी हो गया, इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। प्लस अलग अलग ट्रेडिशंस के वर्ड्स ये यूज़ कर रहे होते हैं अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस्लाम से अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने
वर्सेस में वेदांतिक ट्रेडिशन से अलग निराकार, ब्राह्मण, आत्मन जैसे और योगिक ट्रेडिशन से शब्द, शून्य जैसे टर्म से अपने वर्सेस में यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग ट्रेडिशंस में जा रहे हैं, उनके वर्ड्स को ये अब अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी एक ट्रेडिशन में स्टिक्ड नहीं है। प्लस आइडियोलॉजीज भी हमें इनमें, इनके पोएम्स में बहुत वेराइंग देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्सेस में हमें मोनोथेइज्म का सपोर्ट देखने को मिला है कि एक ही गॉड है, आइकोनोक्लाज्म का सपोर्ट देखने को मिला है कि आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए, आइडल वर्शिप के ऑपोजिशन देखने को मिला है। तो ये जो आइडियोलॉजीज है इनके वर्सेस में, ये हिंदू पॉलीथेइज्म को कि अलग अलग भगवान है और आइडल वर्शिप को क्लियरली अटैक कर रहे हैं। लेकिन फिर जिक्र और इश्क जो कि सूफी कॉन्सेप्ट है, इनको यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स में, जो कि हिंदू कॉन्सेप्ट से अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू प्रैक्टिस है नाम सिमरन की, भगवान को नाम को रिमेंबर करने की। तो हमें क्या देखने को मिला है कि कुछ प्रैक्टिस हिंदुइज्म के अगेंस्ट जा रही है, कुछ इनकी पोएम्स हिंदुइज्म के अगेंस्ट जा रही है, कुछ उसके सपोर्ट में जा रही है, कुछ इस्लाम के सपोर्ट में जा रही है, कुछ सूफीज के सपोर्ट में जा रही है। तो वेराइंग ट्रेडिशन को ये अपनी वर्सेस में डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज़ हमें क्या समझ में आती है कि अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करना कितना डिफिकल्ट है। मे बी ये वो पोर्ट्रे करना चाहते थे कि सिंपल वर्ड से, एक ट्रेडिशन से ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मेनली ये चीज़ हमें समझ में आती है इनकी उलटवासी हो गया इन सब चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे होते थे, उलटवासी मतलब उल्टे मीनिंग वाले, कि लिखा कुछ है लेकिन उसका मीनिंग कुछ है। तो बेसिकली अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करना इजी नहीं था, ये कबीर जी पोर्ट्रे करना चाहते थे। अब इनके जो हेजियोग्राफी जो कि वैष्णव ट्रेडिशन जो सिक्योर करके रखता है, उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि कबीर जी हिंदू बॉर्न थे, लेकिन उनकी जो रेजिंग, उनको रेज किया गया था एक पुअर मुस्लिम फैमिली ने। तो बेसिकली यहाँ पे हमें अगेन एक कन्फ्यूजन देखने को मिल गया, एक डिबेट देखने को मिल जाती है कि हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आज की डेट में भी कबीर जी की इंपॉर्टेंस है, आज की डेट में भी ये रेलिवेंट क्वेश्चन है और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये बोला जाता है इनके जो गुरु थे वो थे रामनंदा, लेकिन अगेन हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। कबीर जी ने द टर्म गुरु तो यूज़ किया है अपने वर्सेस में, लेकिन कहीं पे भी बताया नहीं है कि रामनंदा उनके गुरु थे। प्लस रामनंदा का और कबीर का जो टाइम पीरियड था वो बहुत दूर दूर का था, तो बहुत इम्प्रोबेबल है कि वो लोग एक दूसरे के कंटेम्पररीज थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। कबीर के बारे में पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, लिख के आना सारी चीज़ें। अब गुरु नानक जी के बारे में 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, अगली 2 स्लाइड में हम इनकी पूरी बात कर लेते हैं। हो सकता है 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाए, एक स्लाइड का क्वेश्चन बन जाए, एक अलग अलग स्लाइड का बन जाए, लेकिन पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए। टाइम पीरियड 1469 to 1539, ये निर्गुण भक्ति को सपोर्ट कर रहे थे। इनका कहना था जो एब्सोल्यूट है, जो रब है, उसका कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। इनका एक बहुत सिंपल मेथड था जिसके थ्रू ये बोलते थे कि रब को आपको वर्शिप करना है, वो है कि उनका नाम बार बार आपको लेना है, द डिवाइन नाम आपको बार बार लेना है। बाबा गुरु नानक के जितने भी कॉम्पोजिशन से लिखते थे, उन कॉम्पोजिशन को हम क्या बुलाते हैं, उनको कॉम्पोजिशन को हम बुलाते हैं शब्द। अब इस टाइम पे मैं थोड़ा आगे जाके वापस आऊँगा, फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अपने कॉम्पोजिशन अलग अलग राग में लिखते थे, उनको गाया करते थे। इनके एक अटेंडेंट, इनके एक बहुत क्लोज डिसाइपल थे मर्दाना, जो कि रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाया करते थे और इनके साथ अपने हिम्स वगैरह गाया करते थे। गुरु नानक जी ने भी क्या किया, जब इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उन्होंने कम्युनिटी फॉर्म कर दी और इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ज्वाइन करने लग गए। इनिशियली एक अलग रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे कि अलग रिलीजन बनाना चाहते हो। हिंदू फैमिली के में इनका बर्थ हुआ था, मुस्लिम रीजन में इनका बर्थ हुआ था, ये अलग रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन इनकी डेथ के बाद एक अलग रिलीजन सिखिज्म हमें देखने को, इनके थ्रू देखने को मिल जाता है। इन्होंने भी अपने एक डिसाइपल को अपॉइंट किया था, जिनका नाम याद रखना है आपके। इनके डिसाइपल का नाम था अंगद, और इनको इन्होंने बोला था कि आप हमारे नेक्स्ट गुरु बनोगे। ऐसे ही ये जो गुरु बनाने की प्रैक्टिस है ये अगले लगभग 200 साल तक चलती रही और 10 मेन गुरुज हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबके नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको किसके नाम याद रखना है यहाँ हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं आदि ग्रंथ साहिब की, जो 5th प्रिसेप्ट है, यानी कि 5th गुरु आए, गुरु अर्जन। इन्होंने क्या किया, अपने पहले के जो 4 गुरु थे उनके जितने भी हिम्स थे, जो कॉम्पोजिशंस वगैरह थे, भजन वगैरह थे, उन सबको कंपाइल कर दिया आदि ग्रंथ साहिब में, टेक्स्ट में। तो आदि ग्रंथ साहिब में पहले बाबा गुरु नानक के जितने भी हमारे शब्द थे, हमारे अगले 4 गुरुज के जितने भी हिम्स थे, प्लस बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए, कबीर हो गए, इनके भी जो हिम्स थे उनको भी मिलाया, कंपाइल किया किसमें, आदि ग्रंथ साहिब में। अब मैंने बोला था शब्द में वापस आएंगे। जब जो हिम्स वगैरह किसी गुरु के होते हैं तो उनको हम बोलते हैं गुरबानी, गुरु की वाणी, गुरबानी। लेकिन जब बाकी लोगों के जो हिम्स हैं जो हमें आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं तो उनके लिए हमारे कॉमन टर्म है शब्द। बेसिकली आदि ग्रंथ साहिब के, गुरु ग्रंथ साहिब के कोई भी हिम हो तो उसको आप एक शब्द बुला सकते हो, लेकिन किसी एक गुरु का हिम है तो उसको आप
गुरबानी बुलाओगे। अब गुरु गोविंद सिंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थे हमारे 10th नंबर के गुरु। इन्होंने क्या किया, 9th नंबर के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनके जितने भी हिम्स थे उसको भी आदि ग्रंथ साहिब में ऐड करा दिया। और ये काम किया इन्होंने लेट 17th सेंचुरी में। इस एडिशन के बाद जो हमारा आदि ग्रंथ साहिब था, इसको बुलाया जाने लगा हमारा द गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि हमारा मेन स्क्रिप्चर है हमारे सिखिज्म में। तो बेसिकली डिफरेंस बस इतना था, आदि ग्रंथ साहिब में 9th प्रिसेप्टर के भी हिम्स को ऐड कर दिया गया था। फिर गुरु गोविंद सिंह ने एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, हमारा द खालसा पंथ और द आर्मी ऑफ द प्योर। और इसके 5 सिंबल हमें क्या देखने को मिलते हैं, आपको पता ही होगा, अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कॉम एंड अ स्टील बैंगल, कड़ा। अब हम बात कर लेते हैं मीराबाई जी की। मीराबाई का टाइम पीरियड 15th to 16th सेंचुरी। ये हमारी भक्ति ट्रेडिशंस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट और मोस्ट वेल नोन विमेन पोएट हैं। इनकी जो भक्ति थी वो किसकी तरफ थी, हमारे कृष्ण जी की तरफ थी। इनके हमें बायोग्राफीज कहाँ से देखने को मिले, जो भजन्स बताए जाते हैं कि इन्होंने लिखे होंगे, उन भजन्स के थ्रू हमने इनकी बायोग्राफीज को, इनके लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक राजपूत प्रिंसेस थी मेरता मारवाड़ की। मारतार में मेरवा है, राजस्थान में रुक जाओ, राजस्थान में मारवाड़ है, मारवाड़ में मेरता है। इनकी शादी जबरदस्ती करा दी गई। सिसोदिया क्लैन, मेवाड़ का एक क्लैन था, उसमें उसके एक प्रिंस के साथ। ये चाहती नहीं थी ये शादी करना, तो इन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को डिफाई कर दिया और इन्होंने वाइफ और मदर के ट्रेडिशनल रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने बोला नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे शादी को। इनके जो वहाँ के परिवार वाले थे, शादी वाले घर के, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स इन लॉ वाले जो रिश्ते वाले थे, उन्होंने तो इनको पॉइजन करने की भी कोशिश करी, लेकिन हुआ ये कि ये यहाँ से भाग निकली और एट द एंड इन्होंने एक रिनाउंसर की ज़िंदगी जी। बोला जाता है कि मे बी शी वोर वाइट रोब्स और द रिनाउंसर के जो सेफ्रन रोब्स होते हैं उनको इन्होंने पहना और एक रिनाउंसर की तरह कृष्ण जी की भक्ति करते हुए, उनके लिए भजन लिखते हुए अपनी इन्होंने लाइफ स्पेंड करी। तो ये चीज़ याद रखना, कृष्ण जी जो कि हमारे विष्णु जी के अवतार बताए जाते हैं, उनकी ये लवर खुद को बताती हैं, उनकी वर्शिप में अपना पूरी जीवन को लगा देती हैं। इनके जो गुरु हैं वो बोला जाता है रायदास। रायदास आपको याद होंगे, हमें आदि ग्रंथ साहिब में भी जो रविदास लिखे हैं ना, रविदास को ही रायदास बुलाया जाता है। तो आदि ग्रंथ साहिब में जिनकी मेंशनिंग है उन्हीं को बोला जाता है कि ये वो रायदास हैं जो कि हमारे मीराबाई जी के गुरु जी थे। ये एक लेदर वर्कर थे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक प्रिंसेस एक लेदर वर्कर से सीख रही है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो कास्ट नॉर्म्स उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, ये छूत अछूत में नहीं मानती थी, डिस्क्रिमिनेशन में नहीं मानती थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा जब आप इनका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उनको डिफाई कर रही होती थी। मेरे डीएम्स में डेट पे चलोगे क्या कि मैसेज कम है, और डेट कैसे याद करें भैया कि मैसेज ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है इसका सोल्यूशन मेरे पास है। अगर डेट्स को याद रखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फटाफट रिवाइज करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में आग लगाना चाहते हो, तो परचेज करो द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू आप इनको एक्सेस कर पाओगे। तो देरी किस बात की है, जाओ और एक्सेस करो हमारे प्रीमियम नोट्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे विजयनगर चैप्टर का रैपिड रिवीजन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। सीधे स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सबसे पहले बन जाता है कि विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है, इस जगह को हम्पी नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक सेकेंड, विजयनगर की थोड़ी और बात कर लेते हैं। विजयनगर एक सिटी है, एम्पायर है, क्या है? ये एक विजयनगर एम्पायर भी है, आपको साउथ इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है। और इसकी कैपिटल जो सिटी थी उसका नाम भी क्या था, विजयनगर। इसी जगह को हम, इसी सिटी को हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बुला सकते हैं, विजयनगर, और इसको हम हम्पी नाम से भी जानते हैं। हम्पी नाम कहाँ से आता है? यहाँ की लोकल गॉडेस थी पंपा देवी, उनके नाम से हम्पी नाम यहाँ पे डिराइव होता है। अब कोई भी जो एम्पायर होता है वो तो हिस्ट्री में लॉस्ट हो जाता है, फिर हम उसको रीफाउंड करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री। तो कॉलिन मैकेंजी ने 1800s में हम्पी के जो रूइंस थे उनको लाइट में लेके आए, वर्ल्ड अटेंशन में लेके आए। इन्होंने यहाँ के फर्स्ट सर्वे मैप्स वगैरह बनाए। 1856 के बाद से हमें देखने को मिलता है कि फोटोग्राफर्स वगैरह यहाँ के मॉन्यूमेंट्स वगैरह को फोटोग्राफ कर रहे थे, ताकि दूर से बैठे लोग भी, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, इनको स्टडी कर सके। 1836 में हमें देखने को मिल जाता है कि एपिग्राफिस्ट वगैरह जो थे वो यहाँ के इंस्क्रिप्शंस वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, उनको स्टडी वगैरह कर रहे थे। अब आती है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकती है, आंसर में भी आप लिख सकते हो, 1336, यानी कि 14th सेंचुरी में जब ये एम्पायर फाउंड हुआ था। एम्पायर को फाउंड किया था 2 ब्रदर्स हरिहरा एंड बोक्का ने। अब
किसी भी एम्पायर के कुछ राइवल पावर्स तो हमें देखने को मिलेंगे ही। तो सदर्न साइड में तो इसके कोई राइवल पावर्स नहीं थे, तो क्योंकि साउथ में तो ये था ही, लेकिन नॉर्दर्न साइड में हमें इसके राइवल पावर्स देखने को मिल जाते हैं। एक है डेक्कन सुल्तान जो थे, और दूसरे होगा गजपति रूलर्स हमारे उड़ीसा के। अब क्यों राइवल्स थे, क्यों compete कर रहे होते थे? क्योंकि ये जो फर्टाइल लैंड है सबको चाहिए कि ये उनके अंडर में हो, यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है सब उसको कंट्रोल करना चाहते थे। तो जो हमारे विजयनगर के रूलर्स थे, इन रूलर्स के साथ compete करते थे लैंड के लिए, ट्रेड के लिए, एक्सेट्रा के लिए। अब जो विजयनगर के एम्परर्स थे, रूलर्स थे, वो खुद को बुलाते थे राय, कृष्णदेव राय। तो ये राय टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? रूलर्स के लिए। अब यहाँ पे मल्टीपल डायनेस्टीज हमें देखने को मिल जाती है जिन्होंने रूल किया था। सबसे पहली डायनेस्टी आती है, आपको ऑर्डर में याद रखना है, पहली डायनेस्टी आती है, एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, वो है संगम डायनेस्टी 1336 से 1485। उसके बाद सलूवाज आते हैं। अब सलूवा कोई एक रूलिंग डायनेस्टी नहीं है, मतलब एक फैमिलियल डायनेस्टी नहीं है, बल्कि हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री कमांडर्स थे जो पावर में आ गए थे। मिलिट्री कमांडर्स ने यहाँ पे पावर टेक ओवर कर ली थी। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मिलिट्री कमांडर्स का भी इस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद आती है तुलुवा डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, उसके लिए अलग से मैंने पेज डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है। इवन हमारे सैंपल पेपर अगर आप परचेज करते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से, तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, उनमें आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट 8 मार्क के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप परचेज करते हो, फिल करके हमें सेंड करते तो उसका एनालिसिस में, चलो छोड़ो, क्या प्रमोशन करना, कितनी बार करूंगा, पता तो है तुमको हमारे सैंपल पेपर आए हुए हैं जो कि ह्यूमैनिटीज के बेस्ट सैंपल पेपर टू हैव एवर एग्जिस्टेड है, तो परचेज कर लो। हाँ, कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री वाइज भी बहुत स्ट्रेंथन किया इन्होंने अपने एम्पायर को, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस भी किया, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट इन्होंने अपनी पावर को किया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है जिसको आपको ध्यान से सुनना है, डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी। 1512 में इन्होंने तुंगाभद्रा और कृष्ण रिवर्स के बीच का जो दोअब था, जिसको बोलते हैं रायचो दोअब, उसको इन्होंने एक्वायर किया। 1514 में इन्होंने उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनको सबड्यू किया, उनको दबा के रखा। 1520 के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि जो बीजापुर के सुल्तान थे उन पे इन्होंने मल्टीपल वॉर्स में डिफीट उनको इन्फ्लिक्ट करी। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जितने भी कंपीटिंग रूलर्स थे उनको ये दबा के रख रहे थे, खुद की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। लेकिन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलती है, बल्कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनके टाइम पीरियड में पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। हमें इनके टाइम पीरियड में देखने को मिलता है कि बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़े बड़े गोपुराम्स ये बनवा रहे हैं। अब गोपुराम क्या होता है आपको पता ही होगा, ये रैपिड रिवीजन सीरीज देख लो, चैप्टर आप पढ़ चुके हो, पता ही होगा, लेकिन आगे जाके हम और अच्छे से इनकी बात कर रहे होंगे। तो इन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क कराया। इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप, मतलब कोई एक सिटी है उसके आजू बाजू आउटस्कर्ट्स में, आसपास के रीजन में अगर आप एक टाउनशिप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सब अर्बन टाउनशिप। वो बनाया नागालापुरम अपनी मदर के नेम पे। नागाला देवी इनकी मदर का नाम बताया जाता है, तो बोला जाता है उनके नाम पे इन्होंने एक ये बनाया। 1529 में फाइनली कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा एम्पायर था ना, वैसा खसकने लगा, ढीला पड़ गया। इसके बाद हमें देखने को मिलती है हमारी फाइनल डायनेस्टी, द अरुवधु डायनेस्टी। 1542 के बाद ये कंट्रोल में धीरे धीरे आने लग गई। 1565 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जिसके बाद हमारा पूरा डाउनफॉल इस एम्पायर का आ जाता है। क्या होती है, नाम याद रखना है, राम राय। राम राय जो कि विजयनगर के यहाँ के हमारे अभी के चीफ मिनिस्टर थे। ये अपनी जो आर्मी है ना, ये आर्मी लेके लड़ने जाते हैं कंपीटिंग रूलर्स के साथ। बैटल का नाम है बैटल एट राक्षसी तंगाड़ी, जिसको तालीकोटा भी बोला जाता है। और यहाँ पे जितने भी आजू बाजू के रूलर्स थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के जो रूलर्स थे, इनकी कंबाइंड आर्मी ने इनको हरा दिया और इनके धागे खोल दिए। फिर जो विजयनगर सिटी था इसको सैक कर दिया गया, मतलब जो जीता भाई वो आगे लूटपाट मचाने लगा, तोड़फाड़ मचाने लगा, और बेसिकली विजयनगर सुट गया यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि विजयनगर रूलर्स के और इनके आसपास जो सुल्तान थे, उनके रूलर्स हमेशा ही, उनके रिलेशंस हमेशा हॉस्टाइल नहीं थे। हमें क्या देखने को मिलता है कि कृष्णदेव राय ने सल्तनत में एक क्लेमेंट्स ऑफ पावर्स थे, उनको सपोर्ट किया कि भाई हाँ तुम आ जाओ, रूल में आ जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, रूल में आने के लिए हेल्प कर सकते हैं। कृष्णदेव राय एक टाइटल होल्ड करते थे, स्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। यवन मतलब क्या होता है, अगर पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े तो आपको याद होगा कि ग्रीक्स के लिए जनरली यवन टर्म यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या एक जनरलाइजेशन देखने को मिलता है कि सुल्तान के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि उनका किंगडम इन्होंने स्टेब्लिश कराया था। तो बेसिकली जो भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड से लोग आते थे ना, उनको कई बार यवन टर्म से डिस्क्राइब कर दिया जाता था। तो कृष्णदेव राय इस टाइटल को बड़े प्राउडली ले रहे हैं कि मैंने इनका किंगडम एस्टेब्लिश किया, मैंने क्लेमेंट ऑफ पावर को सपोर्ट किया।
सेम हमें देखने को मिलता है सुल्तान की तरफ से कि सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे, जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे कि कौन बनेगा कैसे बनेगा, तो उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिया। तो बेसिकली एक रिलेशन देखने को मिलता है कि दोनों ही चाहते थे कि पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे। लेकिन हुआ यूँ था ना कि हमारे राम राय जी ने कोशिश की थी कि सबको आपस में लड़वा देंगे और खुद ऊपर इमर्ज कर जाएंगे एज विक्टोरियस, लेकिन सब लोग मिल गए और इनको हरा दिया। अब हम बात कर लेते हैं मिलिट्री चीफ्स के बारे में। किंग्स को रायाज बुलाया जाता है, मिलिट्री चीफ्स को नायक बुलाया जाता है। यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन देखने को मिलता है, अमर नायक सिस्टम। इसको बोला जाता है दिल्ली सुल्तान का जो इक्ता सिस्टम था उससे ये सिस्टम डिराइव होता है। ये नाम याद रखना, एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसका डिस्क्रिप्शन भी 3 मार्क के लिए आ सकता है, हो सकता है कंबाइंड आंसर बने 8 मार्क के लिए। तो पूरे डिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं। अमर नायक कौन थे? अमर नायक थे यहाँ के मिलिट्री कमांडर्स। तो जो राया लोग होते थे ना, इन अमर नायक को टेरिटरीज देते थे कि ये रीजन है जहाँ पे तुम्हें गवर्न करना है, तुम एक आर्मी कंटिजेंट बनाओगे, उसको उस रीजन को पूरा रूल करोगे, लेकिन हमारे अंडर में रहोगे। तो जो रायास वगैरह होते थे वो कई बार इन मिलिट्री कमांडर्स की आर्मी को यूज कर रहे होते थे अटैक करने के लिए, मे बी किसी से लड़ने के लिए। तो ये हमें पूरा देखने को मिल जाता है कि ये किंग है और इनके अंडर में इन्होंने काफ़ी सारे मल्टीपल अमर नायक्स को असाइन करके रखा हुआ था। लेकिन इसका एक डाउनफॉल हमें क्या देखने को मिलता है कि जब एक किंग की पावर कमज़ोर पड़ेगी तो यही अमर नायक जैसे ही देखें किंग कमज़ोर पड़ रहा है, अमर नायक उस पर अटैक करने लग जाएंगे, अमर नायक खुद को इंडिपेंडेंट बनाने लग जाएंगे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर का जब कोलैप्स हुआ तो अमर नायक सिस्टम ने उस कोलैप्स को काफ़ी ज़्यादा हेस्टेन कर दिया। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि इनको टेरिटरीज जाती थी, इनके पास अपनी टेरिटरी में रूल करने के पूरे पावर्स होते थे, टैक्स वगैरह वहां पे चार्ज कर रहे होते थे, हॉर्सेस और एलिफेंट्स की अपनी पूरी आर्मी ये लोग बना रहे होते थे और किंग्स के अंडर में होते थे। तो किंग्स के अंडर में खुद को एक्सेप्ट करते थे, किंग्स की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, उसको ट्रिब्यूट्स वगैरह दिया करते थे, एनुअल गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, उसके सामने पेश होते थे, उसकी पावर को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन कई बार रिबेल भी कर जाते थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, वाटर वर्क जो हमें विजयनगर एम्पायर का देखने को मिल जाता है। कमलापुरम, ये लोग बहुत सारे टैंक्स वगैरह बनवा लेते थे, लेकिन कमलापुरम टैंक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम। इसको 15th सेंचुरी में बनवाया गया था। फिर एक कैनाल है हेरिया कैनाल, जिसको संगम डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था। ये एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन जो 8 मार्क के लिए जरूर बनता है इस चैप्टर से, वो है फोर्टिफिकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दो, अब्दुल रजाक का डिस्क्रिप्शन दो। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की कोई भी लाइन कट नहीं करी है, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि पूरा लिखने को आएगा, आपको पूरा पता होना चाहिए। पता है मेरे को रैपिड रिवीजन है, लेकिन इसको नहीं स्किप कर सकते भाई। तो अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन एम्बेसडर थे, वो यहाँ की फोर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। इन्होंने यहाँ पे 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको वो नहीं किया गया है, या फिर सिर्फ पैलेसेस वगैरह को कवर नहीं किया गया, बल्कि हमें देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड है, मतलब सिटी के आसपास जो एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, जो सिटी के आसपास के फॉरेस्ट हैं, इवन हिल्स हैं, उनको भी इन्होंने कवर कर लिया है अपनी फोर्टिफिकेशन में। जो आउटर मोस्ट वॉल है वो हिल्स से लिंक करती है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन में कोई भी मोटार एजेंट यूज नहीं किया जाता है, बल्कि पूरा इंटायरली मेजनरी, मतलब रॉक से, बड़े बड़े पत्थरों से इनको बनाया जाता है। ये जो पत्थर है स्लाइटली टेपर्ड होते हैं, यानी कि वेज शेप्ड होते हैं, एक तरफ से मोटे एक तरफ से पतले। तो क्योंकि ये वेज शेप्ड होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटकते चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी सीमेंटिंग एजेंट जैसे कि मोटार यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टैंक में किया गया था, यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वेज शेप के पत्थर को लगाया जाता है और जो बीच में गैप बचता है उसमें मिट्टी वगैरह अर्थ पैक उसको कर दिया जाता है, मतलब रबल, बेसिकली डेबरी वहाँ पे डाल दिया जाता है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर बेस्टियंस भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी वॉल है, तो ऐसे बेस्टियन उसमें बनाए जाते हैं। ये बेसिकली डिफेंसिव पर्पसेस के लिए आप बनाते हो। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप वॉल्स के बारे में याद रखेंगे और लिख के आएंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सिमिलरली जब पेस यहाँ पे आया तो उन्होंने भी बोला कि भाई यहाँ की वॉल्स बहुत बढ़िया है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि फर्स्ट सर्किट ऑफ वॉल्स से आप एंटर करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है, जिसके बीच में हमें फील्ड्स देखने को मिल जाते हैं, राइस सो किया जा रहा है, गार्डन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें फोर्टिफिकेशन के अंदर हैं। आपको बहुत सारा वाटर देखने को मिल जाता है, बेसिकली रिवर वाटर और कैनाल सब कुछ इन्होंने फोर्टिफिकेशन में कवर कर दिए हैं। और इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि यहाँ पे 2 लेक्स है जिससे वाटर फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे फोर्टिफिकेशन का। एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन इस तरीके से क्यों किया जा रहा था। मिडीवल इंडिया में
सीजेस जो होते थे ना कि एक एम्पायर पे आपको अटैक करना, तो आप क्या करते थे कि मान लो ये उनका फोर्टिफिकेशन है, तो आप उनको घेर के खड़े हो जाते थे और उनका खाना पीना बंद कर देते थे। थोड़े दिन में उनको हार माननी पड़ती थी। लेकिन विजयनगर एम्पायर ने क्या किया, इन्होंने एक सिंपल शॉर्टकट मेथड यूज नहीं किया कि हम ग्रेनरीज अंदर बनवा लेंगे। इन्होंने क्या किया, हम सब कुछ ही अंदर कर लेंगे फोर्टिफिकेशन के, खड़े रहो फोर्ट के बाहर, हमें क्या लेना देना। तो ये विजयनगर एम्पायर की पावर्स को दिखाता है, कितनी ज्यादा पावर इनके पास थी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की। इतनी सारी रिसोर्सेज इस फोर्टिफिकेशन में लगा पा रहे थे, इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले पा रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं रॉयल सेंटर की, फिर हम बात करेंगे सेक्रेड सेंटर की। सबसे पहले एक, वैसे दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। रॉयल सेंटर का 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, सेक्रेड सेंटर में हमें 8 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पूरा डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनना। कहाँ था, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट था हमारे एम्पायर का। वैसे तो रॉयल सेंटर में क्या होना चाहिए, किंग्स के पैलेसेस वगैरह होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी हमें 60+ टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें 30 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं जिसको हमने बोला है कि देवर पैलेसेस। पैलेस का मतलब ये नहीं है कि इनमें राजा रहता ही होगा, लेकिन हमने बोल दिया है कि भाई दीज आर पैलेसेस। एक डिफरेंस हमें टेम्पल और पैलेसेस की बिल्डिंग में देखने को मिलता है, वो ये है कि जो टेम्पल की बिल्डिंग्स हैं वो इंटायरली मेजनरी वर्क की बनी हुई है, मतलब पूरी पत्थरों से बनी हुई है। लेकिन जो हमें ये बिल्डिंग्स देखने को मिली है जिनको हमने बोला है कि ये पैलेसेस हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि मे बी नीचे का काम हमारे स्टोन्स वगैरह से किया गया है, लेकिन ऊपर का कोई पार्ट सर्वाइव नहीं करता, मे बी क्योंकि वो काम जो था वो वुड वगैरह से किया गया होगा। देखेंगे हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन देख ही लेते हैं। एक बिल्डिंग पैलेस स्ट्रक्चर हमें जो देखने को मिला है वो है किंग्स पैलेस। अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे राजा रहता था, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल हॉल्स देखने को मिले हैं। एक प्लेटफॉर्म देखने को मिला है ऑडियंस हॉल, दूसरा देखने को मिला है महानवमी डिब्बा। दोनों का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस हॉल क्या था, ये एक हाई प्लेटफॉर्म था जिसमें हमें वुडन स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वुडन स्लॉट्स बहुत पास पास ऐसे लगाए गए हैं। उन वुडन स्लॉट्स से हमें ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमें सीढ़ियां देखने को मिल जाती जिससे आप सेकंड फ्लोर में जा सकते थे। लेकिन इसका यूज क्या होता होगा, इतने पास पास वुडन स्लॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जगह तो बची ही नहीं, तो यूज किस चीज के लिए किया जाएगा, नहीं पता। महानवमी डिब्बा, ये चीज लिख के आना, क्या मैं नहीं पता। फिर महानवमी डिब्बा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा 8 मार्क के लिए आएगा, डिस्क्रिप्शन बड़ा लग भी रहा है, पूरा हम देख लेते हैं। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सिटी में बनाया गया है। ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसका बेस है अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट एंड हाइट है अबाउट 40 फीट की। इसमें हमें देखने को मिलता है कि एविडेंस मिले है कि इसके ऊपर वुडन स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ बनाया गया होगा जो कि सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ पे भी वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिला जो कि सर्वाइव नहीं कर पाता। तो क्या समझ में आ गया कि जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को जिनको हम पैलेसेस बुला रहे हैं उनमें हमें जनरली वुड वर्क देखने को मिलता है, लेकिन टेम्पल में हमें इंटायरली मेजनरी वर्क देखने को मिल रहा होता है। इनके जो हमारा सर्वाइव करने वाला पोर्शन है महानवमी डिब्बा का, उसमें हमें क्या देखने को मिला कि बहुत सारे रिलीफ कार्विंग्स वगैरह हैं। ये फोटो देख लो, ये है हमारा महानवमी डब्बा का प्लेटफॉर्म, और उसको प्लेटफॉर्म का अगर आप क्लोज व्यू देखो तो ऐसे रिलीफ कार्विंग्स हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें कुछ डिजाइन वगैरह चीजें वगैरह बनाई गई हैं। अब बोला जाता है कि वो रिचुअल जो इस जगह पर परफॉर्म किए जाते होंगे मे बी दे कोइंसाइडेड विद महानवमी बुला लो, चाहे दशहरा बुला लो, चाहे दुर्गा पूजा बुला लो, चाहे नवरात्रि या महानवमी बुला लो, हर जगह पर इस चीज को अलग अलग नाम से, अरे महानवमी 2 बार क्यों आ गया भाई, हर जगह को इस फेस्टिवल को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आपकी जगह पर कुछ और, हमारी जगह पर जनरली नवरात्रि इसको बुलाया जाता है। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड में बहुत सारी सेरेमनीज परफॉर्म की जाती होंगी। फॉर एग्जांपल इमेज वर्शिपिंग, गॉड्स वगैरह की, स्टेट जो हॉर्स है उसकी वर्शिपिंग, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स जैसे कि बफेलो हो गया, अदर कैटल्स वगैरह को उनका सेक्रीफाइस किए जाते होंगे। जो राजा वगैरह थे उनके जो स्पेशल गेस्ट वगैरह थे वो डांस देखते थे, रेसलिंग मैचेस, प्रोसेशन यानी कि मार्च वगैरह होती थी, कैप्रिजन यानी कि हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, सैनिकों को सजाया धजाया जाता था, उनकी मार्च वगैरह, परेड वगैरह होती थी, उनको राया वगैरह देखा करते होंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे राया के गेस्ट वगैरह आते थे, वो इन फंक्शंस को देखते थे। जो सबऑर्डिनेट किंग्स हैं या फिर जो नायक वगैरह हैं वो भी यहाँ आते थे और राया के सामने उनको ट्रिब्यूट देते थे, उनको गिफ्ट वगैरह दिया करते थे। तो ये पूरा हमें महानवमी डिब्बा के एसोसिएटेड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें यहीं पे होती होंगी, हमें इसका एविडेंस नहीं देखने को मिले, क्योंकि इतनी जगह हमें इस जगह पर देखने को नहीं मिली है कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे कराई जाए। अब
हमारे रॉयल सेंटर में और भी बिल्डिंग थी। हो सकता है आपसे जो 8 मार्क का क्वेश्चन है वो हर एक बिल्डिंग के बारे में पूछे। यही क्वेश्चन मैंने अपने 8 मार्क के सैंपल पेपर में डाला हुआ है, तो आपको सारी बिल्डिंग के नाम पता होना चाहिए। अगली बिल्डिंग है हमारी लोटस महल। नाम बड़ा रोमांटिक है लेकिन काम क्या था हमें नहीं पता। एक गैस हमने ये लगाया है कि मे बी इसको एज अ काउंसिल चेंबर यूज किया जाता होगा। इसका जो नाम है ये ब्रिटिश ट्रेवलर जो कि 19वीं सेंचुरी में आए थे उन्होंने इसका नामकरण किया है। फिर एक हमें हजार राम टेम्पल देखने को मिल जाता है। ये नीचे वाली है हजार राम टेम्पल में एक आपको ऐसे कार्विंग्स देखने को मिल रही हैं। अब हजार राम टेम्पल सेक्रेट सेंटर में नहीं है। सेक्रेट सेंटर यानी कि वो जगह जहाँ पे ज़्यादातर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे नहीं है। ये हजार राम टेम्पल है रॉयल सेंटर में। तो मे बी ये वो जगह थी जहाँ पे किंग और उसकी जो फैमिली है वो वर्शिप करने पहुंचा करती होगी। अब सारे जो इमेजेस वगैरह हैं वो तो सर्वाइव नहीं करते, लेकिन जो स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए थे, जो कार्विंग्स वगैरह किए गए थे वो हमें देखने को मिल जाते हैं और हमें समझ में आता है कि मे बी यहाँ पे रामायण के सीन्स को डिपिक्ट किया गया है। तो ये फोटोज भी याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल टॉपिक जो कि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर में हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जिनकी बात हम कर रहे होंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि विजयनगर जो सिटी इस जगह पर क्यों बनाई गई थी। मे बी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ गॉड्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल हमारी पंपा देवी हो गई। सिमिलरली जो हमारे सुग्रीव वाला जो सिनेरियो है, जो हमारा मंकी किंगडम था रामायण का, वो भी बोला जाता है कि यहीं के हिल्स में बसता था। ऐसे ही हमें मल्टीपल गॉडेस कल्ट्स यहाँ से एसोसिएटेड देखने को मिल जाते हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ के जो गॉड विरूपक्षा इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो किंग्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम इनके बिहाफ में रूल कर रहे हैं इस जगह पर। जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते हैं उनको श्री विरूपक्षा, कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा जाता है श्री विरूपक्षा, उससे साइन किया जाता है। जो रूलर्स वगैरह हैं वो हिंदू सुरातना टाइटल को होल्ड करते हैं, जिसका मतलब है हिंदू सुल्तान। बेसिकली खुद को गॉड से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करके रख रहे होते हैं। यहाँ पे हमें टेम्पल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक है राया गोपुराम। ये आपको देखने को मिल रहा है एक गोपुराम, मतलब बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे टेम्पल्स के श्राइन के सामने, जिससे बेसिकली दूर से ही दिख जाता भाई इतना बड़ा टावर बनाया गया। गेटवे बनाया गया, टावर लाइक स्ट्रक्चर। तो गेटवे ही कई किलोमीटर दूर से दिख जाएगा, तो दूर से ही लोगों को पता चल जाएगा इसके अंदर एक टेम्पल हमें मिलेगा। तो ऐसे गेटवेज बहुत सारे बनवाए जा रहे थे और मंडप्स और पवेलियंस बनवाए जा रहे थे। मंडप पवेलियन मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर की, ओपन स्ट्रक्चर है, ऊपर रूफ है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते थे। वैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा एक कल्याण मंडप है। मतलब ये मंडप के अंदर डाइटीज की शादी वगैरह सेलिब्रेट की जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं पहले विरूपाक्ष टेम्पल की, फिर विट्ठल टेम्पल की। इसका जो अर्लीस्ट श्राइन था वो 9th 10th सेंचुरीज में बनवाया गया था, लेकिन इनके टेम्पल्स में क्या किया जाता था, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता था अलग अलग टाइम पे बहुत बार। तो कृष्णदेव राय ने जब पावर होल्ड करी, एक्सेशन थ्रोन में आए, थ्रोन होल्ड किया, तो उन्होंने यहाँ पे जो मेन श्राइन था उसके सामने का हॉल बनवा दिया। फिर उन्होंने बाद में ईस्टर्न गोपुराम बनवा दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे हॉल्स वगैरह इस टेम्पल में बनवा दिए गए थे। तो इन हॉल्स का अलग अलग पर्पस होता था। किसी हॉल में इमेजेस को रखा जाता था कि वहाँ पे फंक्शन दिखाए जाते थे, डांसेस उनको दिखाए जाते थे। कहीं पे जैसे कि कल्याण मंडप था, उसमें उनकी मैरिजेस को सेलिब्रेट किया जाता था। कोई हॉल ऐसा होता था जहाँ पे सिर्फ उनको झूला झुलाया जा रहा है। तो ऐसे हमें मल्टीपल यूजेस इन हॉल्स के देखने को मिल जाते हैं। प्लस हमें ये जो हमारा ये है हमारे विरूपाक्ष टेम्पल का एक एरियल व्यू। तो अगर आपसे विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में लिखने को आएगा तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करके आ रहे होंगे। फिर विट्ठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल में विरूपाक्ष जो लॉर्ड है वो सबसे चीफ डाइटी है, यानी कि ये शिव जी से एसोसिएटेड है। विट्ठल टेम्पल हमारे विट्ठल डाइटी से एसोसिएटेड है, जो कि हमारे विष्णु जी का एक फॉर्म है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विष्णु जी मेनली महाराष्ट्र रीजन में बहुत वर्शिप किए जाते थे, लेकिन उनका एक फॉर्म विट्ठल अब इस सदर्न इंडिया के रीजन में वर्शिप किया जाने लगा है। तो एक इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भी हमें मल्टीपल हॉल्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें हमें एक यूनिक श्राइन देखने को मिलता है जो कि एक चैरियट की तरह बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ा टेम्पल है जिसमें एक जो श्राइन है वो ये चैरियट की तरह बनाया जाता है। अब गांधी वाले चैप्टर में मैं तुम्हें एक सेकंड हाई क्वालिटी एडिटिंग करेंगे हम। गांधी वाले चैप्टर में मैं तुमको गांधी दिखाऊं ना दिखाऊं, हम्पी वाले चैप्टर में हम्पी दिखाना तो बनता है। 50 रुपए के नोट में यही जो चैरियट टेम्पल है हमें वो देखने को मिल रहा होता है। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन की भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। हमें
चैरियट टेम्पल्स के साथ चैरियट स्ट्रीट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन सिर्फ विट्ठल टेम्पल में नहीं। ये जो चैरियट स्ट्रीट है ये मल्टीपल टेम्पल्स में हमें देखने को मिल रही होती है। बेसिकली बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स बनाई जा रही होती हैं और उनके आजू बाजू हमें क्या देखने को मिलता है, ये स्ट्रेट स्ट्रीट है, उसके आजू बाजू पवेलियंस बनाए गए हैं जिसमें लोग अपने बाजार सेटअप कर लेते थे, अपनी शॉप्स वगैरह सेटअप कर लेते थे। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आप लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगले 20 मिनट में पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट को करेंगे हम खत्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर में। इस चैप्टर में हम मेनली बात कर रहे होंगे हमारे रूरल इंडिया की, मुगल टाइम पीरियड में क्या हमारे रूरल इंडिया में 16th-17th सेंचुरी में चल रहा था उस टाइम पीरियड की। इस टाइम पे एक नंबर याद रख लो, 85% ऑफ द जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो यहाँ के विलेजेस में रह रही थी। अब इनके बारे में हमें किन सोर्सेस के थ्रू पता चलता है, हमें आईन अकबरी, इसके बारे में हम चैप्टर में आगे बहुत बात करेंगे। इसको लिखा था हमारे अबुल फजल जो कि हमारे अकबर के एक कोर्ट हिस्टोरियन थे। हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। अब आईन अकबरी जो है वो तो मुगल सोर्स हो गया, हमें कोई ऐसा सोर्स भी चाहिए ना जो मुगल सोर्स ना हो। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जो कि मुगल सेंटर से थोड़े दूर दूर के रीजन्स थे, वहाँ के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं उनसे हमें इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। अब पूरे चैप्टर में हम इन लोगों के इन अलग अलग कैरेक्टर्स की बात कर रहे होंगे। पेजेंट्स की बहुत बात करने वाले हैं। पेजेंट्स के लिए हमें मल्टीपल टर्म्स इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। रायात, जिसका सिंगुलर है राया, मुजारियान किसान, या फिर असामी किसान, तो पक्का ही आपको याद हो जाएगा। अब दो टाइप के पेजेंट्स हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रहे हैं, खुद कास्ट और पही कास्ट। खुद कास्ट मतलब मैं इस गांव में रहता हूँ, यहीं पे मेरा विलेज है, यहीं पे मैं काम करता हूँ, तो मैं हो गया खुद कास्ट। पही कास्ट मतलब कि किसी और दूसरे गांव में मैं विलेज में काम करने जा रहा हूं। अब मैं किसी और जगह पर काम करने क्यों जाऊंगा, मे बी वहां पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मे बी टैक्स वहां पे कम है, मे बी ऑफिशियल्स वहां के बेटर है, मे बी मेरे रीजन में नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ पेजेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब 3 फैक्टर है जिनके कारण इस टाइम पीरियड में हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा था। लैंड का अबंडेंस था, बहुत अनलिमिटेड लैंड हमें देखने को मिल जाता है। लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी और जो हमारी लेबर थी, जो पेजेंट क्लास थी, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल थी। बाबर ने अपने टेक्स्ट में, अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया कि यहाँ की इतनी ज़्यादा मोबाइल थी जनता कि कभी विलेज यहाँ का ख़त्म हो गया, वहाँ पे सेटअप हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया, वहाँ पे सेटअप हो गया। ये लोग क्या करते थे, जहाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहीं पर जाके विलेजेस सेटअप कर लेते थे, वहीं पर जाके काम करने लग जाते थे। स्टेपल क्रॉप्स क्या ये लोग उगा रहे थे, राइस, व्हीट, मिलेट्स। सबसे ज्यादा जहां पे रेनफॉल होती थी वहां राइस उगा लेते थे, जहां थोड़ी कम वहां पे व्हीट, जहां थोड़ी और कम वहां पे मिलेट्स उगा लेते थे। इरिगेशन के लिए क्या यूज करते थे, मेनली डिपेंडेंट थे, लिख के आना आंसर में कि मेनली हेवीली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। लेकिन कुछ हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोजेक्ट्स को स्टेट सपोर्ट कर देती थी, जैसे कि न्यू कैनाल्स वगैरह बनवाना, जो पुराने कैनाल्स वगैरह हैं उनको रिपेयर करवाना। सैंपल पेपर जो हमारे उसमें मैंने यहीं का एक क्वेश्चन डाला है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इतना तो लिख देते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं दे पाते। तो ये एग्जाम्पल यहाँ से याद रखो। शाहजहां के टाइम पीरियड में एक पंजाब का कैनाल था जिसको इन्होंने रिपेयर करवाया था, तो ये एग्जाम्पल याद रखना। फिर टेक्नोलॉजीज क्या क्या ये लोग यूज करते थे, एक वुडन प्लाव, जो कि वुडन था तो हल्का रहता था, तो ज्यादा डीप फरोज नहीं करता था, लेकिन उसकी टिप आयरन रहती थी। और ड्रिल, सीड शो करने के लिए, लेकिन मेनली ड्रिल का यूज नहीं, ज्यादातर जगहों पे ब्रॉडकास्टिंग किया जाता था। फिर ये लोग एक आयरन ब्लेड का भी ये लोग यूज करते थे, जिसमें वुडन हैंडल वाली ब्लेड होती थी जिसका ये लोग यूज कर रहे होते थे। ये टेक्नोलॉजीज याद रख लो, ये 3 मार्क के लिए कई बार पूछ ली जाती हैं। जिनसे कामिल हो सकता है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में आ जाए, इसका मीनिंग होता है परफेक्ट क्रॉप्स। मैंने सैंपल पेपर में डाला है, इसका एग्जाम्पल बताओ कौन सा था, तो उसका एग्जाम्पल याद रखो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉटन, ये डाला है मैंने एमसीक्यू में। एक और एग्जाम्पल है शुगर केन, और एग्जाम्पल है ऑयल सीड्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, तो चारों याद रख लो। अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर जो कि हमारे पेजेंट को पूरा कंट्रोल वगैरह कर रही थी। ये है हमारी विलेज पंचायत। इसमें हमें एल्डर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मिलकर डिसीजंस ले रहे होते थे। तो बेसिकली एक ओलिगार्की थी, मतलब इसमें मल्टीपल लोग थे जो मिलकर डिसीजन लेते थे। इसके अलावा बहुत सारी जनता, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इसकी हमें देखने को मिल जाती है। अब किसी एक विलेज में अलग अलग कास्ट के, क्लास के लोग हैं, तो उन सबका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो सबसे लोएस्ट
सेक्शन वाले लोग थे ना, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जितनी पावर नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता होगा। इसका जो हेडमैन है उसके लिए टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं मुकद्दम या मंडल। अब हेडमैन का काम क्या है? विलेज का जो अकाउंट्स प्रिपरेशन हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, देखना कि भाई सही से हो रहा है या नहीं, मतलब कि भाई जो लेन देन हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसका जो अकाउंट प्रिपरेशन है उसको सुपरवाइज करना। इसमें इसकी हेल्प करता था विलेज का जो अकाउंटेंट है या फिर पटवारी जिसको बुला सकते हैं वो। पंचायत का फंड कहाँ से आता था? मेनली कंट्रीब्यूशन से लोग कंट्रीब्यूट करते थे, वो इनका फंड बनाता था। इसका ये लोग यूज क्यों करते थे? जैसे कि हमने देखा कैनाल्स वगैरह बनवाना है तो कई बार स्टेट उसको स्पॉन्सर कर देती थी, कई बार ये खुद अपना पैसा लगा लेते थे मिला जुला के, और वो सब कैनाल्स वगैरह बनवा लिया करते थे। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इन पंचायत का वो ये होता था कि जो कास्ट बाउंड्रीज है उसको ये लोग इंश्योर कराना चाहते थे सोसाइटी में, कि ऐसा ना हो कि भाई अलग कास्ट में मैरिज कराई जा रही है या फिर मैरिज जो हो रही है वो सही नहीं हो रही है। तो जो कास्ट के हमारे नॉर्म्स थे ना, अलग अलग कास्ट के जो रूल्स थे, उनको मेक श्योर करना कि वो सोसाइटी में फॉलो किए जा रहे हैं, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन था। तो ये लोग पनिशमेंट भी दे सकते थे। पनिशमेंट्स में जनरली क्या करते थे? फाइन्स लगा देते थे, या फिर कुछ सीरियस क्राइम कर दिया तो उसको कम्युनिटी से निकाल दिया करते थे। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि एक टाइम पीरियड के लिए निकाला जाता था कि 1 महीने के लिए अब तुम काम वाम नहीं कर सकते, तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा, उसके बाद आ जाना वापस। फिर हमें जाति पंचायत भी हर विलेज में देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग जातियां अपनी अपनी जाति पंचायत बना रही होती हैं। अब इसमें हमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिल जाते हैं? इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एक्सप्लेन जाति पंचायत के फंक्शंस, या फिर एक्सप्लेन विलेज पंचायत की कॉम्पोजिशन क्या होती थी, उसका फंक्शन क्या होते थे। तो पूरे फंक्शंस तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत कॉमन फंक्शन है, सिंपल, एक बार सुन लोगे याद होते चले जा रहे हैं। सिविल डिस्प्यूट्स मैनेज करना। क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में इन लोग का उतना ज़्यादा पावर नहीं होती थी, लेकिन जितने भी सिविल डिस्प्यूट्स है ना, नॉर्मल बेसिक डिस्प्यूट्स हमारे विलेज में जो हो रहे हैं उनको ये लोग मैनेज कर लेते थे। कोई बोल रहा है कि भाई ये हमारा लैंड है, दूसरा भी बोल रहा है हमारा लैंड है, तो देखना भाई किसका लैंड है, क्या जस्टिस किया जाना चाहिए। मैरिजेस सही से परफॉर्म हो रही हैं या नहीं, नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। हमें जनरली ये भी देखने को मिलता था कि जब मैरिज वगैरह परफॉर्म हो रही होती थी ना, तो जो मंडल है, मंडल मतलब याद रखना, मंडल हमारा मुकद्दम या फिर हेडमैन, हमें देखने को मिलता है कि मंडल वहां पे प्रेजेंट रहता था। कई जगहों पे ऐसा हो रहा था। और जनरली ये लोग ये भी डिसाइड करते थे कि रिचुअल प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, मतलब कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, कौन आके वो परफॉर्म करेगा, पहले कौन आएगा। तो ये सारी चीजें करने का काम ये लोग कर रहे होते थे। और सिविल डिस्प्यूट्स में जनरली इनका जो से है वो माना भी जाता था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है विलेज आर्टिजन्स का। अराउंड हमें देखने को मिलता है कि विलेजेस में 25% जो हाउस होल्ड्स है ना, वो आर्टिजन्स भी थे। अब यहाँ पे एक बॉर्डर है ना, वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, बल्कि फ्लूइड नेचर की है। हो सकता है एक ही इंसान पेजेंट भी है, लेकिन ऑफ टाइम भी तो आता है ना कल्टीवेशन में, तो उस ऑफ टाइम में वो लोग आर्टिजनल वर्क कर रहे होते। तो आर्टिजनल वर्क मतलब क्या? डाइंग हो गया, टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो गया, फायरिंग एंड बेकिंग ऑफ पॉटरी हो गया, मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मतलब सामान वगैरह, टूल्स वगैरह बनाना। तो ये सब काम कल्टीवेटर्स लोग भी कर रहे होते थे। तो स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स भी थे और पेजेंट लोग भी ये सब काम कर रहे होते थे। आर्टिजन्स में और एग्जांपल हम देख ले तो कौन कौन आ गए? पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स, गोल्डस्मिथ्स एटसेट्रा। अब ये लोग काम करेंगे तो उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसका भी क्वेश्चन मैंने अपने सैंपल पेपर में डाला है और 90% लोग इसमें फुल स्कोर नहीं कर रहे हैं, ये चीज मैंने नोटिस करी है। तो अच्छे से सुनो। कई बार उनको शेयर ऑफ हार्वेस्ट दे दिया जाता था उनके काम के बदले में। कई बार उनको लैंड अलॉट कर दिया जाता था कि भाई चलो आपने हमें ये सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके बदले में ये हम लैंड आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ही आर्टिजन्स को बहुत सारा लैंड मिला जो कि उनका हेरिडेटरी होल्डिंग्स बन गए थे, जिनको बुलाया जाता था मिरास या फिर वतन। फिर हमें जजमानी सिस्टम देखने को मिल जाता है कि बेसिकली जो पावरफुल लोग थे वो इन लोगों से सर्विस वगैरह लेते थे, इन आर्टिजन लोगों से, और उसके बदले में उनको डाइट मनी दे देते थे, रोज का पैसा वगैरह दे देते थे, खाना वगैरह दे देते थे। तो इतने पॉइंट्स आप इसके आंसर में लिख के आएंगे। अब जैसे कि मैंने अपनी IMP क्वेश्चंस की वीडियो में बोला था कि विमेन इन द टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो विमेन की कंडीशन के बारे में हम देख लेते हैं इस टाइम पीरियड में। विमेन एंड मैन को शोल्डर टू शोल्डर काम करना होता था। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि विमेन घर में बैठेंगी, मर्द जाके बाहर काम करेंगे, नहीं। अगर मेहनत वाला जो हैवी फिजिकल लेबर वाला काम है, जैसे कि हमारा टिलिंग हो गया या फिर एग्रीकल्चर के कुछ हैवी काम हो गए, तो ये मैन करते थे। इसके अलावा बहुत सारे काम हो गए, हार्वेस्टिंग में विमेन रोल प्ले कर रही होती थी, थ्रेशिंग विनोइंग में विमेन रोल प्ले कर रही होती थी। तो विमेन और मैन शोल्डर टू शोल्डर फील्ड्स में काम किया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन के साथ कोई हमने
टाबूज अटैच नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन थी, इनको प्लाव टच करने नहीं दिया जाता था, इनको पॉटर्स व्हील टच करने नहीं दिया जाता था वेस्टर्न इंडिया में, इनको बीटल लीव्स के जो ग्रूव्स वगैरह थे उनमें एंटर करने नहीं दिया जाता था बंगाल रीजन में। तो ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट अगर आप वहाँ पे मेंशन करके आएंगे विमेन की कंडीशन के बारे में तो आपका अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कुछ काम ऐसे थे जो हेविली विमेन पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि यार्न स्पिनिंग, सिफ्टिंग एंड नीडिंग ऑफ क्ले फॉर पॉटरी। क्ले को काम करने के पहले सिर्फ साफ करना होता है, नीड करना होता है, गूंदना होता है, तो उसमें विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। एम्ब्रॉयडरी में विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, और इनकी डिमांड सोसाइटी में बढ़ती जा रही थी तो विमेन का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा था। विमेन को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जा रहा था हमारी एग्रेरियन सोसाइटी में, बिकॉज दे वर चाइल्ड बेयरर्स एंड फोर्स की, लेबर फोर्स की सोसाइटी में ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। इसलिए विमेन को कंट्रोल करने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की तरफ से। हमें देखने को मिलता है कि जब दे वर सस्पेक्टेड ऑफ इनफिडेलिटी, यानी कि ये देखने को मिलता है कि एक विमेन है जो अपने हस्बैंड को अगर चीट कर रही है या फिर लोग को लगता है कि ये चीट कर रही है तो उसको बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन पनिशमेंट, बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट जो पंचायत वगैरह है वो सुनाया करती थी। लेकिन यही चीज़ मेल के साथ हमें देखने को उतनी नहीं मिलती है कि मेल इनफिडेलिटी को उतना हार्शली पनिश नहीं किया जाता था, लेकिन विमेन को बहुत हार्शली पनिश किया जा रहा था। मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थी। क्यों हाई थी? मे बी प्रेगनेंसी के टाइम पे डेथ हो रही थी, बर्थ देते समय टाइम पे डेथ हो रही थी, या फिर मेल न्यूट्रिशन के कारण डेथ हो रही थी। तो ये हमें पूरी विमेन की कंडीशन देखने को मिल जाती है। इतना याद रखना, इतना मेंशन करके आना कि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टीरियोटिपिकल कंडीशन भी एकदम नहीं थी। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है उनको हमारी सोसाइटी में जंगली बोला जाता है। अब इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा ओरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते। जंगली बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अनसिविलाइज थे, इनकी भी सिविलाइजेशन थी, इनके भी खुद के रूल्स थे, नॉर्म्स थे, सब कुछ था। लेकिन जो हमारी स्टेट है वो उनको इस तरीके से देखती थी कि भाई इनसे टैक्स नहीं ले सकते, ये सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। स्टेट इनसे ज़्यादा खुश नहीं रहा करती थी, जो रूलर्स वगैरह उनसे उतना ज़्यादा खुश नहीं रहा करते थे। फिर हमारे ज़मींदार से जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे रूरल रिलेशंस के, तो इनके बारे में हम ज़रा अच्छे से आके बात कर लेते हैं। जो ज़मींदार से वो कौन लोग थे? ये वेल्दी लोग थे जिनके अंडर में बहुत सारी मिल्कियत थी, मतलब बहुत सारा लैंड होल्डिंग्स इनके अंडर में थी, जो ये लोगों को दिया करते थे, काम उन लोग करवाया करते थे। ये लोग स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। स्टेट के बिहाफ में या अपने एरियाज में, बहुत सारे विलेजेस इनके अंडर में होते थे, तो अपने एरियाज में ये लोग टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे और टैक्स कलेक्ट करके स्टेट को देते थे और कुछ हिस्सा उसमें से खुद के जेब में डाल लेते थे। इनके पास मिलिट्री रिसोर्सेज का भी एक्सेस होता था। हॉर्समैन, एलिफेंट वाली आर्मी, इन्फेंट्री, ये सब अपने अंडर में होल्ड किया करते थे। फोर्ट वगैरह ये लोग अपने बनवाया करते थे। और ये ऑपरेसिव फिगर्स तो थे ही सोसाइटी के, लेकिन काइंड ऑफ फादर फिगर्स भी थे। ये हमें जमींदार का सीन देखने को मिलता है। कैसे पता चलता है कि काइंड ऑफ ये फादर फिगर्स भी थे? जब कल्टीवेटर्स रिवोल्ट वगैरह करती थी ना, तो जनरली किसके अगेंस्ट करते थे? स्टेट के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इन लोग जनरली जमींदार को सपोर्ट किया करते थे, ये हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें समझ में आता है कि भले ही ये लोग एक्सप्लॉइटेटिव क्लास थे, पेजेंट वगैरह को एक्सप्लॉइट किया करते थे, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ एक म्यूचुअल रिलेशंस थे लेन देन के लोगों के पेजेंट्स के साथ। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अब हम बात कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे मुगल टाइम पीरियड के, जो कि हमारे फिस्कल सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले दीवान, ये वो इंसान है जो पूरा फिस्कल सिस्टम को सुपरवाइज करता था पूरे मुगल एम्पायर में। और दूसरा एक कैरेक्टर आता है अमील गुजार। अमील गुजार वो पोजीशन होती थी जो कि लोकल लेवल पे रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया करता था। अब जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका अरेंजमेंट्स दो स्टेप्स में किए गए थे। सबसे पहले असेसमेंट किया जाता था किसी भी लैंड का कि यहाँ से कितना जमा हासिल किया जाना चाहिए, मतलब कितना असेस्ड रेवेन्यू उसको बुलाया जाता था जमा। एमसीक्यू में आ सकता है या फिर पूरा लिखने को आ सकता है आपसे 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आता ज्यादातर ये। और जो एक्चुअल में रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको बुलाते थे हाजिल। हमें मुगल टाइम पीरियड की सबसे अच्छी चीज पता क्या देखने को मिलती है कि इस टाइम पीरियड में डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे बनाए जा रहे थे, बहुत सारी चीजों को मेजर किया जा रहा था। तो जितने भी लैंड्स होते थे जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है उसको मेजर करते थे, जहाँ नहीं हो रहा है उसको मेजर करते थे। करेंगे अभी हम आइन की बात, तब हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से समझा देता हूँ। ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और ट्रेड बढ़ रहा था इसलिए हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिल्वर बहुत ज़्यादा अराउंड द वर्ल्ड से घूम फिर के इंडिया में आ रहा था हमारे प्रोडक्ट्स के लिए।
कारेरी, जियोवानी कारेरी एक इटालियन ट्रेवलर है, उन्होंने इसी बात को बताया था कि पूरा एशिया में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा सिल्वर आ रहा था और उसमें से बहुत सारा इंडिया की तरफ जा रहा था। अच्छी बात यह थी कि हमारे इंडिया में सिल्वर के रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में 16, 17, 18 सेंचुरीज के टाइम पीरियड में इसकी कोई कमी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं थी। हमें कॉइन्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, हमें अकबर के, औरंगजेब के सिल्वर कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, अकबरनामा या फिर हमारी आईन अकबरी के टॉपिक। अब अकबरनामा, इसको अच्छे से सुनना, लोग बहुत कंफ्यूज हैं इसमें। अकबरनामा 3 बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट 2 बुक्स एक हिस्टोरिकल नरेटिव देती है, हिस्ट्री बताती है, और जो थर्ड बुक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए, जिसका नाम है आईन अकबरी। तो आईन अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है। इसको पूरा अकबरनामा, आईन अकबरी, सब चीज़ को ऑथर किसने किया है? हमारे अबुल फजल साहब ने, जो कि हमारे अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे, ये चीज़ याद रखना। अब जो थर्ड बुक है हमारी आईन अकबरी, ये मल्टीपल बुक्स में डिवाइडेड है। कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? 5 बुक्स में ये डिवाइडेड है, जिनको बोला जाता है दफ्तर। अलग अलग दफ्तर में इसको डिवाइड किया गया है। 1598 में इसको कंप्लीट किया गया था, जो कि 42nd रीगनल ईयर था अकबर का, मतलब 42nd रूलिंग ईयर था हमारे अकबर का। इसके 5 रिविजन्स किए गए थे और इसमें हमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। ज़रा एक बार सुन लो क्या क्या। जो कोर्ट था उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाता था वो हमें देखने को मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी के बारे में हमें पूरा देखने को, डिटेल्स देखने को मिल जाती है। पेजेंट क्लास के बारे में कितना रेवेन्यू रेट्स होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें, फिजिकल डिटेल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमें आईन अकबरी में देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने बोला, इसको 5 दफ्तर में डिवाइड किया गया था। इसका अलग से एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। ये जो पूरा जो टॉपिक है ना, ये 8 मार्क के लिए भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से सुनो। 5 बुक क्या थी? 3 के नाम हमें देखने को मिलते हैं, मंजिल आबादी, सिपाह आबादी, मुल्क आबादी। मंजिल आबादी में ये याद रखना पड़ेगा, सॉरी बट ये याद रखना पड़ेगा, ये आता है, ठीक है। हमें इंपीरियल हाउस होल्ड और उसकी मेंटेनेंस के बारे में डिटेल्स देखने को मिलती हैं। सिपाह आबादी में हमें मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखने को मिल जाता है, सर्वेंट्स को कैसे अलग अलग रोल्स दिए जाते थे ये हमें देखने को मिलता है। मुल्क आबादी में हमें फिजिकल साइड देखने को मिलता है, बहुत सारे नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। 4th और जो 5th बुक है उसमें रिलीजियस, लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं जो सोसाइटी में लोगों को थे, और अकबर की ऑस्पिशियस सेइंग्स देखने को मिल जाती हैं। चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से बाद में फ्यूचर में रिवाइज कर सकते हो और हमारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमारी वेबसाइट में जाना, प्रीमियम नोट्स आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ, आइन जो है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल पेपर्स नहीं है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं था कि बस हल्के में काम कर दिया गया था, इसमें बहुत मेहनत की जा रही थी। इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से सुनो फिर से। इसको 5 बार रिवाइज किया जाता है। शोज की हाउ सीरियस अकबर वॉज एंड शोज हाउ सीरियस अबुल फजल वॉज अबाउट मेकिंग दिस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इसलिए इस पर इतनी मेहनत की जा रही थी। इसके जो ओरल टेस्टिमनीज होते थे उनको रीचेक किया जाता था, क्रॉस चेक करवाते थे और उसके बाद ही एज फैक्ट इस डॉक्यूमेंट में लिखते थे। तो अगर इसमें ऐसे कोई फैक्चुअल डिटेल्स देखने को मिलती है तो हमें ये तो पक्का पता चल जाता है कि भाई इसके पीछे ऐसा नहीं था कि कुछ भी लिख दिया गया, मेहनत की जा रही थी। जो न्यूमेरिकल डेटा, मैं हर पीपीटी में कुछ ना कुछ गलती कर ही देता हूँ इतनी मेहनत करता हूँ बट कुछ हो ही जाता है, पर ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा जो थे वो वर्ड्स में रिप्रोड्यूस की जाते हैं, मतलब 12 उनको लिखना है तो 1 2 नहीं लिख देते थे, वर्ड्स में लिखते थे। क्यों? ताकि गलतियां ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें गलतियां नहीं थी, कुछ गलतियां हमें देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल टोटलिंग एरर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है यार कि लिखते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हो, फिर कैलकुलेशन करते समय जो बाकी लोग काम करते थे अबुल फजल के अंडर में उनसे कुछ एरर हो गया हो, और एक स्क्यूड नेचर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अकबर जिन जगहों पे ज़्यादा डोमिनेंट थे, फॉर एग्जांपल आगरा का जो रीजन है उसकी तो हमें बहुत डिटेल देखने को मिल जाती है, उसके हमें सब कुछ पता चलता है कि रेवेन्यू रेट्स क्या थे, पेजेंट की कंडीशन, सब कुछ पता चलता है। लेकिन जो बाकी थोड़े आजू बाजू के रीजन थे उसके बारे में कोई, उसकी जो प्राइसेस क्या थी, उस जगहों पे क्या चीज़ें चल रही थी, ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। तो मे भी थोड़ा सा हमें स्क्यूड नेचर देखने को मिलता है। कुछ रीजन्स के बारे में तो बहुत डिटेल्स है, लेकिन क्या हर जगह पर सिस्टम ऐसा ही था? क्या हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही था? क्या हर जगह पे प्राइसेस सेम थी? ये हमें इसके थ्रू नहीं पता चलता। लेकिन इट इज़ एन इनवैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। इनवैल्यूएबल का मतलब ये नहीं होता है कि कम वैल्यूएबल। मैंने
सैम्पल में क्वेश्चन ये डाला कि एक्सप्लेन कि ये इनवैल्यूएबल क्यों है, तो एक जन ने आंसर पता क्या कर दिया कि बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है, अच्छा नहीं है, पूरा स्क्यूड नेचर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। बट इनवैल्यूएबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, थोड़ा समझ गए? हाँ।